हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूं आपके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने अच्छे से देखने चाहिए। सो इस वीडियो के अंदर हम वो पांचों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे एंड ये क्वेश्चंस को जो है आपको एक बार खुद से यहाँ पर वीडियो में भी पूरा देखना है एंड देन आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आपने खुद से भी ये क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। सो राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा सर, आपके ये क्वेश्चन जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाएंगे और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। सो निकालना क्या है हमें, देखो नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालना है, कितना कैश में पे करेंगे। Assessee want to make the cash payment of GST under SGST head as far as possible. So SGST head से ज्यादा पैसा पे करना चाह रहे हैं। आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल दिया है, इनवर्ड सप्लाई का डिटेल दिया है और फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो हमें वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाईज देखते हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई में पहला क्या दिया है, सप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर विच वॉज परचेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज ब्रदर इन लॉ जो कि रांची में है उसको दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 62 लाख। अब देखो अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करते हो तो वो मेरा कंसिडर सप्लाई में कवर नहीं होता क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ब्रदर को दे रहे हो जो कि डिपेंडेंट है, तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर को दे रहे हो तो आपका जो है शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो जाता है। अब यहां पर किसको दे रहे हैं, देखो यहां पर ब्रदर इन लॉ को दे रहे हैं। ब्रदर इन लॉ मेरे रिलेटेड पर्सन में नहीं आता, मेरे फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता। फैमिली की डेफिनेशन में क्या देखा था, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज पार्ट ऑफ फैमिली, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ये चार लोग कब रिलेटेड कहलाएंगे, जब ये डिपेंडेंट हो आप पे तो ही रिलेटेड कहलाता है। ये तो ब्रदर भी नहीं है, ये ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, तो इस केस में जो है आपको यहां पर आईटीसी सॉरी आपका जो है ये सप्लाई नहीं कहलाएगा। ठीक है, सो आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सप्लाई कर रहे कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स टू मेसर्स एनके एंड कंपनी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन बीइंग मेसर्स जेडएक्स कंप्यूटर ऑफ तमिलनाडु। अब देखो ये बिल टू शिफ्ट मॉडल का केस है। बिल टू शिफ्ट मॉडल में क्या होता है, बिलिंग किसी और के नाम पे होता है और शिपिंग किसी और का होता है। हम प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कौन सा प्लेस लेते हैं, जिसके नाम पे बिल इशू किया जाता है, जो थर्ड पर्सन है जिसके इंस्ट्रक्शन पे गुड्स भेजे गए उनका हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई लेते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं 10 लैपटॉप को, किसको कर रहे हैं सर, एनके एंड कंपनी जो कि महाराष्ट्र में है। सप्लाई एनके एंड कंपनी को कर रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, ये जेडएक्स दे रहा है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये कहां का है, तमिलनाडु का। सो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, और हम कहां पर है सर, हम महाराष्ट्र के अंदर है। सो हम महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु है, तो इस केस में ये इंटर स्टेट सप्लाई है। सो 6 लाख रुपीज पे आपको आईजीएसटी का रेट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में रेट कितना दिया है, सो देखो रेट दिया हुआ है 9%, 9% एंड 18%, एक ही रेट दिया है एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमें 6 लाख रुपीज पे 18% का रेट लगाना है। क्लियर है, सो ये हो जाएगा 1,08,000। क्लियर है, सप्लाई जो किया था कंप्यूटर अपने ब्रदर इन लॉ को, वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है, सप्लाई नहीं है। सेकंड केस में हमारा 18% का रेट यहां पर लग जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज टू मेसर्स XY इंपेक्स रजिस्टर्ड विद जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। स्टॉक काउंटिंग सर्विस दे रहे हैं और कहां पर है, कोई फर्म है जो रजिस्टर्ड है गुजरात के अंदर। वेयर एज द प्लेस वेयर द स्टॉक काउंटिंग वाज कैरिड आउट वाज एट द गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई। सो देखो यहां पर क्या हो रहा है, गोडाउन जो है वो मुंबई में है। जिस व्यक्ति को सर्विस दे रहे हैं ना, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है गुजरात के अंदर, लेकिन उसका गोडाउन है जो कि मुंबई में है और हम स्टॉक काउंटिंग का सर्विस इसको दे रहे हैं, गोडाउन पे जाकर के दे रहे हैं। तो इस केस में देखो हमारा सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपको डिटरमाइन करना, पहले चीज तो टैक्स तो लगेगा। ठीक है, ये 80,000 पे टैक्स तो पेमेंट करना पड़ेगा। रेट कौन सा लगेगा वो देखना है कि इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन कौन सा देखते हैं, तो देखो जहां पर दोनों ही पार्टी इंडिया में हो तो आपको देखना है यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही है। सर्विस का केस है, दोनों पार्टी इंडिया में, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। अब अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन में कवर नहीं होता तो जनरल रूल लगता है। जनरल रूल क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के अंदर हमने देखा था उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या माना जाता है, जो अगर उसका कोई भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है जहां सर्विस दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहां है, गोडाउन जो है वो लोकेटेड है मुंबई के अंदर। तो गोडाउन मुंबई में है तो यही इसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है और मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा सर, जहां पर गोडाउन सिचुएटेड है मुंबई के अंदर वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और हम कहां पर है सर, महाराष्ट्र के अंदर है, गोडाउन भी महाराष्ट्र में है, तो ये ट्रांजेक्शन CGST एंड SGST लगेगा।
सो 80,000 पे 9% ईच हम लगा देंगे, 7,200 ईच हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो ये क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई is the place of supply is the location of recipient that is Mumbai, go down at Mumbai being a fixed establishment is the location of recipient. So location of recipient क्या होता है, जहां से अगर आप fixed establishment के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विसेज ऑफ हिज सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई टू एबी लिमिटेड मुंबई। पहली चीज क्या कर रहे हैं सर, रेंट पे दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, सो रेट तो सर्विस का लगेगा। दूसरा क्या है, सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई टू एबीसी लिमिटेड है। एबीसी लिमिटेड को अगर सर्विस दे रहे हो आप तो यहां पर टैक्सेबल होगा ये भी, ठीक है। सो 30,000 पे जो है आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 30,000 पे सर रेट कितना लगेगा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, क्योंकि हम भी महाराष्ट्र में हैं। सो 2700 ईच आपका हो जाएगा। क्लियर है? 27,000 ईच आपका यहां पर हो जाएगा, 2700। नेक्स्ट, रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू एपेक्स फाइनेंस लिमिटेड एंड एनबीएफसी लोकेटेड इन दिल्ली। अगर कोई रिकवरी एजेंट सर्विस देता है अपने किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या आपका जो एनबीएफसी है, इनको अगर आप दे रहे हो तो इस केस में आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और ये एनबीएफसी है ना, ये टैक्स का पेमेंट करेगी। सो हमें सर यहाँ पर जो है टैक्स का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो ये 2 लाख रुपीज में हमें टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। लास्ट दिया हुआ है, एडवांस रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई। सो एडवांस रिसीव हो रहा है, अब देखो फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए, ठीक है। सो 9 लाख रुपीज का एडवांस है। अब इसके रिगार्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कि सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर ई यहां पर जो है एडिशनल पॉइंट का ये दिया हुआ है, आउट ऑफ द एडवांस रिसीव फॉर फ्यूचर सप्लाई 5 लाख रुपीज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द रेस्ट रिलेटेड टू सर्विस। सो 5 लाख गुड्स के लिए है, बाकी का जो है वो सर्विस के लिए, तो हमें बाकी वाला ही लेना है। सो 9 में से 5 अगर लेस कर दूं तो कितना आएगा, 4 लाख रुपीज। सो 4 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग है। सर्विस के केस में हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। सो 4 लाख रुपीज पे जीएसटी पे करेंगे और इंट्रा स्टेट है तो 9% ईच हो जाएगा। सो 36,000 आपका ईच हो जाएगा, 36,000 ईच। क्लियर है? और ये जो रिकवरी एजेंट का सर्विस प्रोवाइड किया था एनबीएफसी को, तो एनबीएफसी यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगी। अब देखो एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां आप गलती कर सकते हो, तो ये जो 2 लाख रुपीज का अमाउंट है, अब देखो यहां पर क्या है, हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई अगर आप प्रोवाइड करते हो, हमने यहां पर देखा है रूल 42 के अंदर कि जब हम एग्जाम सप्लाईज निकालते हैं ना, तो इसमें देखो आरसीएम सप्लाईज जो होती है आपकी आउटवर्ड आरसीएम सप्लाईज, वो भी एग्जाम सप्लाईज का पार्ट बनती है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम आउटवर्ड एग्जाम सप्लाईज भी कर रहे हैं। तो एग्जाम सप्लाई भी है और दूसरा टैक्सेबल सप्लाईज भी है, तो हमें रिवर्सल का यहां पर रूल नंबर 42 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, और रिवर्सल भी निकालना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाख रुपीज को आपको एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से रिवर्सल निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है। देखो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं आरसीएम का। चलो तो यहां पर हमारे सारे आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, यहां पर एडजस्टमेंट और कुछ दिया हुआ है क्या? सो पहला तो दिया हुआ है टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 21 लाख है, मतलब 20 लाख से ज्यादा है। दूसरा यहां पर अवेल कर रहे सर्विस। पॉइंट नंबर डी जो है ये आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है, ही हैड सेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख रुपीज टू हिज जॉब वर्कर, 1 लाख रुपए के गुड्स भेजे हैं अपने जॉब वर्कर को इन द स्टेट ऑफ केरला, हु फर्दर प्रोसेस्ड द सेड गुड्स एंड मेड डायरेक्ट सप्लाई ऑन 31st January फ्रॉम केरला टू अ बायर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज। Mr. Rishi has declared job workers place of business premises at his additional place of business। अब देखो अगर कोई भी गुड्स का सप्लाई किया जाता है जॉब वर्कर के द्वारा, तो वो टर्नओवर किसका माना जाएगा सर, वो प्रिंसिपल का टर्नओवर माना जाता है। जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं है, तो ये जो 1 लाख, इवन दो जॉब वर्कर ने अपने प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सप्लाई किया है, तो भी वो मेरा ही टर्नओवर माना जाएगा, जो प्रिंसिपल है उसका, और हमें हमारे आउटवर्ड सप्लाई में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सो 1 लाख रुपीज का यहाँ पर सप्लाई किया है, बायर कहां का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, तो इस पर हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो रेट क्या लगेगा सर, रेट लगेगा 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। क्लियर है? तो ये 1 लाख रुपीज पे रेट लग जाएगा 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्यों लगाया,
क्योंकि जो सप्लाई किया ना, जो कस्टमर है वो महाराष्ट्र के अंदर है और हम भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, ठीक है। तो सप्लायर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है, तो इस केस में हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सारे आउटवर्ड सप्लाईज के ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। ये मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है सर, अब मुझे आईटीसी का कैलकुलेशन करना रहेगा। सो आईटीसी के रिगार्डिंग मैं देखूंगा इनवर्ड सप्लाईज कितना है, ठीक है। सो इनवर्ड सप्लाईज देखते हैं। इंपोर्टेड कंप्यूटर एसेसरीज फ्रॉम कोरिया एंड द गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट, द गुड्स रीचड एट हिज रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस ऑन 3 जनवरी। सो कुछ कंप्यूटर एसेसरीज जो है वो इंपोर्ट किए कोरिया से और वो यहाँ पर हमारे को रिसीव कब हुई है, 3 जनवरी को। आईजीएसटी जो है वो पेड किया इंपोर्टेड गुड्स को 28 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। सो दिसंबर में आईजीएसटी पे कर दिया था। अब देखो हमारा कैलकुलेशन कौन से मंथ का है, जनवरी मंथ का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। और हम क्रेडिट कब लेते हैं सर, जब हमें क्रेडिट यहाँ पर जो गुड्स है वो रिसीव हो जाते हैं, वो मंथ में हम क्रेडिट ले सकते हैं। सो 3 जनवरी को हमें रिसीव हो गए तो हम जनवरी मंथ में क्रेडिट यहाँ पर ले सकते हैं। सो 5 लाख रुपीज पर आपने जीएसटी पे किया होगा। कितना पे किया सर, 18% का रेट है और यहाँ पर इंपोर्ट है तो इंटर स्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा। सो आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज पे 18% लगाओगे तो आपका आ जाएगा 90,000। सो 90,000 का क्रेडिट अपने को मिल जाएगा आईजीएसटी का। क्लियर है सर। तो ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 90,000 हमें क्रेडिट यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, availed GTA services from Messrs Speed Trans of Kolkata, a GTA with regards to transportation of traded goods, where rate of CGST and SGST is 2.5% each and IGST is 5% was applicable. Messrs Speed Trans has not exercised the option to itself pay GST on GTA services provided by it. So देखो GTA का अगर हम सर्विस लेते हैं और हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो इस केस में हमें यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना रहता है। सो ये 1 लाख रुपीज पे आपका आरसीएम लग जाएगा और आपको जो है आईटीसी भी मिलेगा और रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा। सो 1 लाख रुपीज पे सर रेट कौन सा लगेगा, तो देखो रिवर्स चार्ज में रेट कितना दिया हुआ है, जीटीए का सर्विस है तो आपको 5% का रेट यहाँ पर लग जाएगा। अब मैसेज स्पीड ट्रांस कहां पर है, कोलकाता के अंदर है, ठीक है। सो ये भाई साहब कोलकाता में और हम कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1 लाख रुपीज पे 5% का आईजीएसटी का रेट लगेगा। क्लियर है। सो आईजीएसटी का रेट कितना लगेगा, 5%। सो 1 लाख पे 5%, 5,000 आपका हो जाएगा। ये आपको आरसीएम में भी पे करना है और क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। सो देखो जब आप जीएसटी लायबिलिटी निकालोगे ऑन इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज तब भी 5,000 आएगा और क्रेडिट भी आपको यहाँ पर जीटीए सर्विस का 5,000 का मिल जाएगा। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम दी अबाउ रिसीव्ड 15 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द करंट मंथ। सो 15 इनवॉइसेस रिसीव हुए हैं और आईजीएसटी का क्रेडिट कितना है, 1 लाख रुपीज का। अब इनके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है क्या, सो देखो पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है, आउट ऑफ द 15 इनवॉइसेस एज पर अबाउ 12 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी ऑफ 95,000 वर अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 एंड गॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ मिस्टर ऋषि। अब देखो टोटल आपके कितने इनवॉइसेस थे सर, 15 इनवॉइसेस थे। 15 में से जीएसटीआर 1 में कितना फाइल किया, सप्लायर ने 12 इनवॉइस ही शो किया और उसका क्रेडिट कितना है 95,000। तो हम सिर्फ 95,000 का क्रेडिट ही ले सकते हैं। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर कंडीशंस दिया हुआ है, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि हमारे को जो भी सप्लायर है उसने यहाँ पर जीएसटीआर 1 में फाइल किया होना चाहिए, वो इनवॉइस बताया होना चाहिए और हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 95,000 का क्रेडिट ही हम ले पाएंगे। क्लियर है। तो ये हमारा आईटीसी की कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगा, आईजीएसटी ऑन इनवॉइसेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। क्लियर है। चलो सर ये सारे इनवर्ट सप्लाईज हो गए। अब एडिशनल पॉइंट देखते कोई अगर बचा हुआ हो तो। टर्नओवर का हो गया। बी पॉइंट जो है वो हमारा बाकी है, बी पॉइंट पढ़ते हैं। He had availed services in an interstate transaction with a taxable value of rupees 4 lakh. So interstate transaction का कोई सर्विस लिया है and the tax rate was 18%. This transaction was liable to tax under reverse charge. Payment for the same to the supplier was not made till current month. So पेमेंट नहीं किया है। अब देखो ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, इसको भी स्टार मार्क कर दो क्योंकि ये नया एडजस्टमेंट है, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम ही इसको देख रहे हैं। सो ये एडजस्टमेंट क्या बोलता है, हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं और ऐसी सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है और क्या किया है, पेमेंट नहीं किया। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर वाज नॉट मेड टिल द करंट मंथ एंड ओवरड्यू ऑफ 180 डेज इज एट 1 जनवरी। मतलब 180 डेज भी लैप्स हो चुके हैं। However, tax dues under the said transaction was paid to the government and credit availed in the month of transaction itself. मतलब देखो हमने क्रेडिट ले लिया था, टैक्स का पेमेंट भी कर दिया जो हमें आरसीएम के अंदर करना था। अब क्या हुआ, सप्लायर को जो है
सप्लायर को पैसा पे नहीं किया, ठीक है। हमारा एक कंडीशन क्या बोलता है, आपको प्रोवाइजो आपने पढ़ा होगा, तो सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है सेक्शन नंबर 16(2) का, कि आपको 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट करना रहता है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन थे। उसके एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन ये भी था कि अगर कोई रिवर्स चार्ज की सप्लाई है तो वो यहां पर कवर नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो है ट्रांजेक्शन वाज लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म के केस में आपको सप्लायर को पेमेंट करने का ये 180 डेज का जो प्रोवाइजो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में जो क्रेडिट लिया है वो एकदम सही लिया है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट, ये 15 इनवॉइसेस वाला पॉइंट देख लिया, 1 लाख वाला देख लिया, एडवांस वाला देख लिया। चलो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब हम टोटल कर लेंगे। अब टोटल हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हम निकाल चुके हैं, टोटल आईटीसी निकाल चुके हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने बताया था, ये रिकवरी एजेंट वाला, ये हमारा आरसीएम का आउटवर्ड सप्लाई है। अगर आरसीएम में आउटवर्ड सप्लाई करो तो ये एग्जाम सप्लाई है, तो हमें आईटीसी का रिवर्सल भी करना पड़ेगा। तो रिवर्सल कैसे करेंगे सर, जो भी मेरा क्रेडिट है कॉमन क्रेडिट, वो देखना पड़ेगा कितना एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज। सो एग्जाम टर्नओवर मेरा कितना है, 2 लाख रुपीज का एग्जाम टर्नओवर है। टोटल टर्नओवर कैसे निकालेंगे, तो देखो टोटल टर्नओवर आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। ये 6 लाख रुपीज हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 1 लाख रुपीज का स्टॉक ट्रांसफर किया था ये भी इंक्लूड कर लेंगे। सो ऐड करो 6 लाख रुपीज प्लस 80,000 रुपीज प्लस 30,000 रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 9 लाख रुपीज, और इसमें ये 1 लाख रुपीज का जॉब वर्कर को जो भेजा ना वो भी मेरा ही टर्नओवर है। सो टोटल टर्नओवर भी हमें चाहिए, तो ये 1 लाख रुपीज भी ऐड करेंगे। सो 19,10,000 का मेरा टोटल टर्नओवर आया। अब मेरा एग्जाम टर्नओवर कितना है सर, एग्जाम ये 2 लाख वाला है जो मेरा आरसीएम के अंदर आउटवर्ड सप्लाई है। सो 2 लाख डिवाइड बाई 19,10,000। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, जो कॉमन क्रेडिट है। अब कॉमन क्रेडिट का हमें कुछ भी अलग से नहीं दिया कि कॉमन क्रेडिट क्या है, तो जो क्रेडिट हमारे पास हमने लिया है ना, ये इंपोर्ट वाला हो गया, जीटीए का हो गया, ये सारा ही हम कॉमन ही मानेंगे। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमारा जितना आईटीसी अवेलेबल है, तो देखो टोटल आईटीसी कितना है, कंप्यूटर पे हमने 90,000 लिया, जीटीए पे 5,000, और जो इनवॉइसेस अपलोड हो गए 95,000। तो इन तीनों को टोटल करो, 90,000 प्लस 5,000 प्लस 95,000, तो ये होगा 1,90,000। सो हमें क्या करना है, 1,90,000 के हमारा कॉमन क्रेडिट है, जो क्रेडिट हमारे पास बचा था उसको ई बाय एफ करेंगे। ये एग्जाम टर्नओवर कितना है, 2 लाख रुपीज का, और टोटल टर्नओवर कितना है, 19,10,000 का। ये कैसे निकाला सर, टोटल टर्नओवर में सारे ही अमाउंट्स ले लिया, और 2 लाख वाला कौन सा है, जो मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे आउटवर्ड सप्लाई किया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करूंगा मैं। तो ये आ जाएगा 19,895.28, ठीक है। तो ये मेरा रिवर्सल का अमाउंट आ जाएगा। तो 19,895 मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अब जितना टोटल क्रेडिट है ना, मेरे पास टोटल क्रेडिट कितना है सर, 1,90,000, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये देखो, ये मेरा आ जाएगा 19,895, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल क्रेडिट में से ये माइनस करूंगा तो मेरा क्रेडिट कितना बचेगा, 1,70,105। तो यही मेरा क्रेडिट है जो अवेलेबल है फॉर सेट ऑफ। क्लियर है। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी थी। अब इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें निकाल चुके हैं। हम देखो आउटवर्ड सप्लाईज भी निकाल ली, रिवर्स चार्ज में मेरे को कितना पे करना वो भी निकाल लिया, कितना आईटीसी मेरे पास अवेलेबल है पॉइंट नंबर सी में ये भी निकाल लिया। अब पॉइंट नंबर डी में सबको जो है आपको निकालना है कि टोटल आउटवर्ड जितना लाइबिलिटी है उसमें से लेस करो आईटीसी। सो आउटवर्ड लाइबिलिटी मेरा ये दिया हुआ है, इसमें से मैं क्रेडिट लेस करूंगा। सो क्रेडिट कितना है, देखो क्रेडिट सिर्फ आईजीएसटी का क्रेडिट ही है। तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए यूज होगा, फिर उसके बाद जो है आपको सीएनएस में यूज करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि आपको जो है कैश पेमेंट ऑफ एस जीएसटी अंडर एस जीएसटी हेड एज फार एज पॉसिबल। सो एस जीएसटी से ज्यादा पेमेंट करना है। तो मतलब जितना आईजीएसटी का क्रेडिट बचता है ना वो सीजीएसटी के लिए यूज कर लो, है ना। सो सीजीएसटी के लिए यूज कर लेंगे। तो सीजीएसटी का देखो पूरा लाइबिलिटी यहां पर एग्जॉस्ट कर लिया, 54,900 था, उतना का उतना क्रेडिट यूज कर लिया। फिर जो आईजीएसटी का क्रेडिट बच गया, ठीक है, ये 170,105 टोटल क्रेडिट है, उसमें से 1,08,000 माइनस करेंगे और 54,900 माइनस करेंगे। ये करने के बाद जो क्रेडिट बचता है वो हम एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं सर, हम ज्यादा से ज्यादा एसजीएसटी का पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये मेरा क्रेडिट यूज हो जाएगा। उसके बाद जितना मेरा रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी है वो तो मुझे कैश में ही पे करना पड़ता है। तो आरसीएम का लाइबिलिटी कितना है, पॉइंट नंबर बी में कैलकुलेट किया 5,000, जो आपने जीटीए का सर्विस लिया है तो वो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो वो हमारा आईजीएसटी यहां पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपका आंसर यहां पर आ जाएगा।
चार पार्ट में आंसर का सॉल्यूशन किया है, ठीक है। ए बी सी एंड डी। ए पार्ट में निकाला कितना आउटवर्ड सप्लाईज है, दूसरा बी पार्ट में निकाला कितना आईटीसी अवेलेबल है, सी पार्ट में निकाला कि कितना मेरा जीएसटी का लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और डी पार्ट में जो है फाइनल यहां पर कैलकुलेशन किया कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश का, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझा होगा। चलो सर, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, हाँ, ये भी May 23 में 14 मार्क्स का पूछा है। ये सारे ही देखो क्वेश्चन जो है हम एग्जाम के देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो प्रिपेयर रहना। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर सप्लाई चैप्टर का भी काफी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो आईटीसी प्लस सप्लाई दोनों को अपने को साथ में पढ़ना पड़ेगा। वासुदेव इज अ माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर, ही हैज क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड नाउ ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सो कहां पर है सर, हम गुजरात के अंदर है। ही हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 23। सो ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, वासुदेव हैज फाइल्ड बॉन्ड एंड एलयूटी टू क्लेम बेनिफिट अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। सो अगर कुछ एक्सपोर्ट किया या जीरो रेटेड सप्लाई किया है तो वो बॉन्ड या एलयूटी का मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी रहेगा, ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट दिया है 2.5% ईच ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स। सो गुड्स पे रेट है 5%, सर्विस पे रेट है 18%। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 34,000 का इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अरे भैया कैश लेजर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, कैश लेजर, ठीक है, क्रेडिट लेजर नहीं है। जनरली हम आईटीसी का जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं CSNI, बट ये आईटीसी के में नहीं है, ये कैश लेजर का बैलेंस है, ठीक है। तो इसको कंसिडर बाद में करेंगे, जब हम पेमेंट कर रहे होंगे ना नेट अमाउंट पेबल इन कैश, तब ये अमाउंट को यूज करना है, ताकि हमें बैलेंसिंग अमाउंट ही पे करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड देयर वर ब्रॉट फॉरवर्ड आईटीसी ऑफ 50,000 इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ आईजीएसटी। सो आईजीएसटी का बैलेंस कितना है, 15,000। 50,000 है आपका सीजीएसटी का और 9,000 है एसजीएसटी का। सो ये यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस भी हो जाएगा, समझा आपको। सो 15,000 आईजीएसटी का बैलेंस, 50,000 सीजीएसटी का बैलेंस एंड 9,000 जो है एसजीएसटी का बैलेंस आपका हो जाएगा जब आप यहां पर आईटीसी कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर है। चलो सर, अब 1 बाय 1 देखते हैं। हमें निकालना क्या है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन डिटेल्स कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी पेबल बाय वासुदेव इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। सो हमें बताना नेट जीएसटी कितना पे करना है कैश के अंदर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सर, आउटवर्ड सप्लाईज निकालेंगे, लेस आईटीसी करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड करेंगे हमारा आरसीएम का लायबिलिटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना इजी रहने वाला है, ठीक है। सो पहले हम कौन सा देखें, चलो आउटवर्ड सप्लाई देखें, इनवर्ड सप्लाई देखें। अब देखो इसमें है ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। जनरली क्या होता है हमें क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाईज अलग से दिए होते हैं, इनवर्ड सप्लाईज अलग से दिए होते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी अलग से दिए होते हैं। यहां पर एक ही पर्टिकुलर करके सारे एडजस्टमेंट दे दिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, कौन सा मेरा इनवर्ड सप्लाई है। ढूंढ ढूंढ के अपने को जो है आंसर यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो मान लेते पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है आउटवर्ड सप्लाई का कैलकुलेशन करते पहले, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट यह है, वासुदेव इज एन ऑपरेटिंग मेंबर इन माइनिंग एंड एक्सप्लोरिंग सर्विसेज एट अलीबेट ऑयलफील्ड भावनगर गुजरात। सो ये भाई साहब क्या है, ऑपरेटिंग मेंबर है एक जॉइंट वेंचर का, ठीक है। ही हैज प्रोवाइडेड सर्टेन सर्विसेज टू द जॉइंट वेंचर एट द सेम साइट इन विच ही इज आल्सो अ मेंबर। सो ये सर्विस दे रहा है अपने जॉइंट मेंबर को, सॉरी जॉइंट वेंचर को सर्विस दे रहा है। ही बिलीव्स दैट द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय फ्रॉम द जॉइंट वेंचर इज कॉस्ट रिकवरी एंड नॉट टैक्सेबल। अब सर ये कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा तो लग रहा है हमें, बट हमें एक्चुअल में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, एक ऑपरेटिंग मेंबर होता है और दूसरे सारे मेंबर्स भी होता है। सो जो भी मतलब सारे मेंबर्स जो है मिलकर के कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं और मिलकर के 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं और 20 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करते हैं भाई 5-5 लाख रुपए सब लोग लेकर के आओ, ये सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है और सब लोग मिल करके जो है वो काम को कर रहे हैं। सो जो पैसा मैंने दिया, मैं पैसा किसको दूंगा, जो भी ऑपरेटिंग मेंबर होगा। 4 मेंबर है अगर, उसमें से एक मेंबर ऑपरेटिंग मेंबर है, तो सारा पैसा किसको देंगे, ऑपरेटिंग मेंबर को देंगे। वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। क्यों सर, क्योंकि वो हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो हम कोई सर्विस के अगेंस्ट पैसा नहीं दे रहे, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो वो सप्लाई नहीं कहलाता है। लेकिन हमने उसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि अगर कोई मेंबर है, जैसे ऑपरेटिंग मेंबर है, वो अपना ही मशीनरी दे रहा है, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में कोई मशीनरी की जरूरत है, वो क्या करता है, ऑपरेटिंग मेंबर के पास वो मशीनरी है, तो वो अपना ही मशीनरी अगर दे रहा है और उसके बदले में दूसरे मेंबर्स उसको पैसा दे रहे हैं, तो ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो क्या कर रहा है, सर्विस जो मशीनरी है ना उसको रेंट पे दे रहा है और उसके बदले पैसा मिल रहा है, तो ये हमारे सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। क्लियर है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हम सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही ये पॉइंट दिया हुआ है।
सो देखो, वासुदेव जो है, वासुदेव कौन है सर? हमारा ये जो पर्सन है, वासुदेव की ही हम कहानी देख रहे हैं। सो वासुदेव क्या है? ऑपरेटिंग मेंबर है, और ये माइनिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और ये प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू जॉइंट वेंचर, मतलब ऑपरेटिंग मेंबर सर्विस दे रहा है जॉइंट वेंचर को। ही जॉइंट वेंचर एट द सेम साइट इन विच ही इज ऑल्सो ए मेंबर। सो अगर ऑपरेटिंग मेंबर सर्विस दे रहा है दूसरे मेंबर्स को, तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है और उस पर जीएसटी लगता है। तो ये 15 लाख रुपए पे हमें जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब रेट देखो, रेट कितना दिया है? सो सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विस दे रहा है तो 18%, यहां पर रेट लगेगा 18% का। और ट्रांजैक्शन देखो, इंटरस्टेट सप्लाई है कि इंट्रास्टेट है? सो देखो, हम कहां पर है? हम गुजरात के अंदर है, और ये जो सर्विस दी जा रही है ना, ये भी गुजरात में ही दी जा रही है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। सो 15 लाख रुपीज पे 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी, 1,35,000 का मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा आउटवर्ड सप्लाई में। क्लियर है? 1,35,000 आपका ईच हो जाएगा आउटवर्ड लाइबिलिटी में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं, परचेज के रिगार्डिंग दिया है, तो इसको बाद में देखेंगे। थर्ड पॉइंट, ऑब्टेन प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब रिसीव की इनवर्ड सप्लाई है, इसको भी बाद में देखेंगे। फोर्थ बोला है ही वाज अलॉटेड एन ऑफिस ऑन रेंट, ये भी इनवर्ड सप्लाईज है। ई वाला जो पॉइंट है ये आउटवर्ड सप्लाई का। सो ही गॉट अ पोर्शन ऑफ द पेट्रोलियम सिल्ट not taxable under GST as a part of compensation while exploring the petroleum reserve at Alibet oil field, which was as per the contract with the government as part of cost petroleum। अब देखो, इसके रिगार्डिंग भी सर हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है कुछ, तो कॉस्ट पेट्रोलियम का कुछ कॉन्सेप्ट देखा है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर लिंक करवाता हूँ। ये देखो, ये हमारा सर्कुलर दिया हुआ था, टैक्सेबिलिटी ऑन कॉस्ट पेट्रोलियम। इसमें हमने क्या पढ़ा है सर? गवर्नमेंट का जो भी शेयर होता है वो एग्जम्प्ट होता है। दूसरा, जो भी पैसा कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, और अगर वो कॉस्ट पेट्रोलियम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है? कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड दस नॉट टैक्सेबल पर से, तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो अब हमारे प्रेजेंट केस में क्या है सर? यहां पर कॉस्ट पेट्रोलियम के नाम पे 8 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, तो इस पर हमें जीएसटी पे नहीं करना है। क्लियर है? तो इस पर जीएसटी पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ही सेल्स द पेट्रोलियम सिल्ट not taxable under GST to a SEZ developer in भावनगर गुजरात। He has already filed LUT under GST। So क्या कर रहे हैं? पेट्रोलियम सिल्ट को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको? SEZ डेवलपर को। अब अगर SEZ डेवलपर को कोई सप्लाई करते हो तो वो हमारा जीरो रेटेड सप्लाई कहलाता है। और हमने सर क्या पढ़ा है? जीरो रेटेड सप्लाई अगर कुछ भी है आपका, वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी है। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वासुदेव ने बॉन्ड और LUT क्लेम किया हुआ है अंडर बेनिफिट्स अंडर जीरो रेटेड सप्लाई ले रहा है, तो वो जीएसटी का पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है? सो यहां पर जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है, तो ये 7,50,000 पे हमें कोई भी जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। क्लियर है सर? चलो ये देखो, ये जो कंपनसेशन मिला है इस पर भी नील हो जाएगा। पेट्रोलियम सिल्ट जो एसीजेड को दे रहे हो वो भी हमारा नील हो जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या बोला है? कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द नेचर ऑफ रिकवरी ऑफ बॉन्ड अमाउंट इन द केस ऑफ 3 एम्प्लॉइज लिविंग एम्प्लॉयमेंट बिफोर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, एम्प्लॉइज क्या है? एम्प्लॉइज को नौकरी पे मैंने रखा और वो छोड़ के चले गए, और नोटिस पे का यहाँ पर उसने पालन नहीं किया, मतलब नोटिस जो भी था, जितना टाइम उसको नोटिस सर्व करना था वो यहाँ पर सर्व नहीं किया, तो उस केस में नोटिस पे रिकवरी किया गया। ठीक है? और कितना है? 75,000। इसके रिगार्डिंग भी हम सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर नंबर 178। वो क्या बोलता है? ये आपका टॉलरेटिंग एन एक्ट नहीं कहलाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो भी पैसा आप नोटिस पे का रिकवरी करते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये 75,000 पे भी हमें जीएसटी नहीं पे करना है। क्लियर है? आपको समझा? चलो सर, ये भी सप्लाई चैप्टर के ही कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर सप्लाई के काफी सारे कॉन्सेप्ट है, तो सप्लाई प्लस आईटीसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? क्योंकि सप्लाई से काफी कम एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट, कंसिडरेशन रिसीव हुआ टुवर्ड्स ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। टेनेंसी राइट के रिगार्डिंग सर्कुलर पढ़ा है, सर्कुलर नंबर 44। ठीक है? तो टेनेंसी राइट ट्रांसफर किया इन गुजरात, which according to Vasudev is not liable to GST as it has suffered stamp duty। टेनेंसी राइट का सर्कुलर क्या बोलता है सर? कि इवन तो आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर दिया ना, तो भी ये क्या है? आप अपना राइट ट्रांसफर कर रहे हो, और राइट अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये 7 लाख रुपीज जो आपने टेनेंसी राइट ट्रांसफर करने पे पैसा लिया है उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सर्विस का रेट लगेगा।
क्लियर है। अब टेनेंसी राइट ट्रांसफर किसको किया, गुजरात में, और हम भी गुजरात के अंदर ही है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो 7 लाख रुपीज पे 9% ईच आपको रेट लगाना है, तो 63,000 सीजीएसटी एंड 63,000 एसजीएसटी आपका हो जाएगा लाइबिलिटी। क्लियर है, समझा आपको। चलो सर, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम माइनिंग लीज होल्डर फॉर रेंटिंग ऑफ 5 डंपर्स इंक्लूडिंग ड्राइवर गिवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स विद इन द माइनिंग एरिया फॉर पीरियड ऑफ 2 years। सो पैसा रिसीव हो रहा है किसके लिए भैया, माइनिंग लीज होल्डर से। हमने क्या किया, 5 डंपर दिए हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब डंपर दिए तो ड्राइवर ही होंगे तो ही चलाएंगे ना, तो ड्राइवर के साथ में डंपर्स प्रोवाइड किए और उसका हमें पैसा मिला है, कंसिडरेशन मिला है, कितना मिला है, 5 लाख रुपीज का। तो ये क्या है, ये एक तरह का रेंटिंग है, रेंटिंग पे क्या दे रहे हैं, डंपर्स को दे रहे हैं। सो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, सर्विस का रेट लगेगा। और ट्रांजेक्शन क्या है, इंटर है कि इंट्रा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर कि वो जो माइनिंग कर रहे हैं वो यहाँ पर गुजरात के अंदर ही कर रहे हैं। तो 5 लाख रुपीज पे 9% ईच, मतलब 45,000 ईच आपका हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो 5 लाख पे 45,000 ईच आपका हो जाएगा। क्लियर है। सो इस तरह से आपके सारे आउटवर्ड लाइबिलिटी इसके यहाँ पर हो जाएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाईज आपका आ जाएगा 2,43,000 ईच। समझा आपको। सो ये हमने सारे ही आउटवर्ड के केसेस देख लिए। अब हमें देखना है इनवर्ड सप्लाईज के। लास्ट एक और ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, he has been assigned the mining rights from the government and the amount of IGST involved against royalty payment of 3 लाख। सो ये भी मेरा इनवर्ड सप्लाई है, मैं इसको इनवर्ड के टाइम पे देखूंगा। क्लियर है। सो मेरा आउटवर्ड सप्लाईज का पूरा टोटल आ गया 243 यहां तक क्लियर है क्या सर। सो ये सारे कैलकुलेशन जो है सप्लाई चैप्टर के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दिए हैं, ठीक है, बहुत ही इजीली यहां पर कवर हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट इनवर्ड सप्लाई देखें, आ जाओ। इस क्वेश्चन के अंदर मेन चैलेंज क्या है पता है आपको, कि ये इसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं किया है कि कौन सा आउटवर्ड सप्लाई है कौन सा इनवर्ड सप्लाई है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने आउटवर्ड सप्लाई से को ढूंढ करके कैलकुलेट किया, उसी तरह से अब इनवर्ड सप्लाई देखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेकंड जो हमने परचेज किया, ये मेरा इनवर्ड सप्लाई है, तो ये मेरा आईटीसी की कैलकुलेशन में देखूंगा। So he has purchased certain machinery from Mumbai, Maharashtra to render services to joint venture at Alibad Oil. So मशीनरी खरीदी है, so आईटीसी मिल जाएगा सर, वो 8 लाख रुपीस पे आईटीसी मिल जाएगा। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो देखो किससे खरीदा है, सर्टेन मशीनरी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र टू टेंडर सर्विसेज एट मुंबई महाराष्ट्र से खरीदी है, और हम कहां पर है सर, गुजरात के अंदर है। सो ये आईजीएसटी क्रेडिट मिलेगा। सो 18 लाख रुपीस पे रेट लगेगा। कौन सा सर, मशीनरी है, गुड्स है, गुड्स का रेट लगेगा। सो गुड्स का रेट कितना दिया है, 5% का रेट दिया है, और आईजीएसटी है। सो 8 लाख रुपीस का 5% लगाएंगे तो 40,000 आएगा आपका। सो 40,000 का आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 40,000 का आपको क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पर, ये 15,000, 50,000 एंड 9,000, ये ओपनिंग बैलेंस पहले लिख देंगे क्रेडिट यहां पर। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, उसके बाद आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यहां पर 40,000 का मिल जाएगा। नेक्स्ट, he has obtained professional services from a senior advocate of Ahmedabad, Gujarat to represent him in a matter before the tribunal। तो देखो, अगर आप लीगल सर्विसेज ले रहे हो तो टैक्सेबिलिटी कब आती है, तो हम देखते हैं हमारा टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, 20 लाख से अगर ज्यादा था, तो उस केस में हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो वो सर्विसेज एग्जेम्पशन में कवर हो जाती है। तो आप देखो यहां पर हमारा टर्नओवर कहीं दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी टर्नओवर नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर नहीं दिया है तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। नहीं, यहां पर दिया हुआ है, देखो, ही हैज क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर क्लियरली लिख दिया कि हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट से जो है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो गया है। तो इस केस में यहां पर आरसीएम लग जाएगा, और आरसीएम के अंदर हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो भी टैक्स का पेमेंट हम करते हैं आरसीएम में, हम उसका क्रेडिट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सो इस केस में 1,50,000 पे मुझे क्रेडिट भी मिल जाएगा, और मैं इसका आरसीएम के अंदर पेमेंट भी मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है सर। अब देखो, इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो सीनियर एडवोकेट जो है वो अहमदाबाद में ही है, गुजरात में, और हम भी अहमदाबाद, मतलब हम भी गुजरात के अंदर ही हैं। सो 1,50,000 पे रेट लग जाएगा। रेट किसका लगेगा, सर्विस का रेट लगेगा, जो कि 9% ईच दिया हुआ है।
सो 9% ईच के हिसाब से 13,500, 13,500 ईच आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? सो 13,500 ईच आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, he was allotted an office on rent by the state government of Gujarat close to the seashore of Alibet Oil। तो क्या कर रहे हैं? रेंट पे ले रहे हैं ऑफिस। अब रेंट पे कौन दे रहा है? तो देखो, गवर्नमेंट अगर रेंट पे देती है तो सर्विसेज ऑफ रेंटिंग है, रेंटिंग का सर्विसेज, और गवर्नमेंट दे रही है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट कभी भी टैक्स का पेमेंट नहीं करेगी, ठीक है? तो इस केस में 2,50,000 पे भी हमें आरसीएम लगेगा और क्रेडिट भी मुझे मिल जाएगा। तो 2,50,000 पे रेट लगा दूंगा 9% ईच, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गुजरात की है। तो 22,500 ईच हमारा हो जाएगा। तो 22,500 हमारा ईच क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा, और यही मेरा आरसीएम का लाइबिलिटी भी रहेगा। तो देखो 22,500 ये भी मेरा आरसीएम का लगेगा, और जो प्रोफेशनल सर्विसेज हमने यहाँ पर एडवोकेट की ली थी ये भी मेरा आरसीएम में कवर था, तो ये भी मेरा आरसीएम की लाइबिलिटी निकालते समय ऐड कर देना है आपको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। सो ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एफ भी कवर कर चुके हैं, जी भी कवर कर चुके हैं, एच भी हो गया, आई भी हो गया। अब जे वाला एडजस्टमेंट बाकी है। जे वाला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? ही हैज बीन असाइन्ड द माइनिंग राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से उसको माइनिंग राइट मिले हैं, एंड द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी इन्वॉल्व अगेंस्ट रॉयल्टी पेमेंट इज ₹3 लाख। सो आईजीएसटी का अमाउंट दिया 3 लाख रुपए। अब देखो, हमने एग्जाम्पशन चैप्टर में क्या पढ़ा है सर? सो देखो, एग्जाम्पशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ईआरसीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। जब कोई माइनर होता है वो लाइसेंस लेता है गवर्नमेंट से, सो गवर्नमेंट से जब माइनिंग लाइसेंस लेगा तो उसको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, वो कुछ पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा, और गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? यहाँ पर माइनिंग लाइसेंस देगी। अब इस, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया था आपको कि ये जो 200 लाख करोड़ रुपीस में मान लीजिए लाइसेंस दिया गया, सो इस 200 रुपीस पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? तो ये माइनर टैक्स का पे करेगा अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट कभी भी टैक्स का पेमेंट नहीं करेगी, हमें पे करना पड़ेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो रहा है? 3 लाख रुपीस का आईजीएसटी बोल रहे हैं, ठीक है? आईजीएसटी की रेट है 3 लाख रुपीस का। सो ये मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी मेरा आरसीएम की कैलकुलेशन में भी आएगा, और इसका मुझे आईटीसी भी मिल जाएगा। सो 3 लाख का आईटीसी मुझे मिल जाएगा, ठीक है? 3 लाख रुपीस का आईटीसी भी मिल जाएगा, और दूसरा, मैं जब अपना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का लायबिलिटी निकाल रहा हूं तब भी मुझे 3 लाख रुपीस ऐड कर देना है। समझा क्या आपको? क्लियर है? सो यहां पर आईटीसी देखो हमारा टोटल आ गया है, हमने सारे ही एडजस्टमेंट देख लिए। हमारा आउटवर्ड सप्लाईज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आउटवर्ड सप्लाईज का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आरसीएम का कितना लायबिलिटी है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। थर्ड, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है सर? पॉइंट डी के अंदर हमें नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालना है कि कितना जीएसटी पे करना है। सो लायबिलिटी कितना है? लायबिलिटी है मेरा 2,43,000 सीजीएसटी है थ्रू 2,43,000 एसजीएसटी। तो ये मेरा लायबिलिटी हो गया। क्लियर है? ये मेरा लायबिलिटी है। अब इसमें से मुझे जो है क्रेडिट यूज करना है। सो क्रेडिट कितना है मेरे पास? 86,000, 45,000 एंड 3,55,000। अब देखो, यहां पर आईजीएसटी का क्रेडिट भी है, लेकिन मेरा आईजीएसटी के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले आईजीएसटी का पूरा लायबिलिटी यूज करेंगे, ठीक है? सो दोनों के लिए यूज करोगे। सो कौन से रेशो में? कोई भी रेशो में आप एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है? सो यहां पर क्या कर रहे हैं? दोनों अमाउंट, क्योंकि हमारे पास बैलेंस भी दिया हुआ है, सो उस हिसाब से जो है एनी अमाउंट में यहाँ पर प्रोपोर्शनेट यूज कर लिया, और बाकी का जो बचा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पर सीजीएसटी का क्रेडिट जो है वो ज्यादा है, 86,000 है, और एसजीएसटी का कम है। तो हमने क्या किया? एसजीएसटी को ज्यादा क्रेडिट दे दिया और सीजीएसटी में कम क्रेडिट दिया। क्लियर है? तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेस्पेक्टिवली यूज करेंगे, तो ये अमाउंट हमारा जीरो आ जाएगा, नील आ जाएगा। क्लियर है? तो 2,43,000 का ही लायबिलिटी है, और उतना उतना आईजीएसटी क्रेडिट प्लस सीजीएसटी क्रेडिट दोनों मिलाओगे ना, तो आपका टोटल करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है? तो नेट जीएसटी जीरो आ गया। अब इसमें हमें एड क्या करना है? जो भी मेरा लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ये 36,000 एंड 3 लाख, ये मुझे कंपल्सरीली कैश में ही पे करना पड़ता है। सो ये मैं कैश में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है? तो ये मेरा कैश में ऐड हो जाएगा। टोटल इतना पैसा मुझे कैश में ऐड करना है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 34,000 का इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर में 34,000 का बैलेंस है, तो ये पैसा तो ऑलरेडी है, तो इसको लेस करके जो बचा हुआ पैसा है वही मुझे कैश में पे करना है, तो इसको भी हम यहां पर लेस कर देंगे। क्लियर है? तो देखो, ये पैसा जो है एसजीएसटी के बैलेंस है, तो ये 34 यहां पर लेस हो जाएगा, और एसजीएसटी में सिर्फ 2,000 ही पे करना पड़ेगा। सीजीएसटी में पूरा 36 और आईजीएसटी का पूरा 3 लाख रुपीस आपको पे करना रहेगा। समझा क्या आपको? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
सबसे पहले क्या किया, देखो आंसर प्रेजेंटेशन, देखो एग्जाम में किस तरह से आंसर दिए जाते हैं। पहला हमने आउटवर्ड सप्लाईज का यहाँ पर डिटेल निकाला, ठीक है। सो हर एक ट्रांजेक्शन देखा, कॉलम क्या रहेंगे, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, क्लियर है। सो इस तरह से हमने आईजीएसटी का लायबिलिटी निकाला। फिर जो भी मेरा लायबिलिटी था अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो यहाँ पर निकाला। थर्ड में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला, और फोर्थ में हमने फाइनल कैलकुलेशन किया कि कितना पैसा जो है मुझे कैश के अंदर पेमेंट करना रहेगा। सो इस तरह से आपको जो है 4 पार्ट में अपना आंसर सॉल्व करना रहेगा, क्लियर है। चलो सर, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे। सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो हम कहां पर है सर, कर्नाटका के अंदर है। इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज। सो देखो क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हमें कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, ई बाई एफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। so जब क्वेश्चन पढ़ते हो तभी यहां पर अपना माइंडसेट क्लियर कर लेने का कि यहां पर मुझे रूल 42 या 43 लगाना पड़ सकता है। नेक्स्ट आउटवर्ड सप्लाई दिया हुआ है, फिर इनवर्ड सप्लाई दिया है, फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ एंड मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, प्रोवाइड ब्रीफ रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। सो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहला कितना आईटीसी है मेरा अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, और दूसरा नेट जीएसटी पेबल। सो वही कैलकुलेशन है, पहले आउटवर्ड सप्लाई निकालेंगे, फिर इनवर्ड सप्लाई निकालेंगे, कितना आईटीसी है वो लेस करेंगे, उसमें जो भी मेरा आरसीएम का लायबिलिटी होगा वो मुझे ऐड करना रहेगा, क्लियर है। चलो सर, सो पहले आउटवर्ड सप्लाई से शुरू करें, आ जाओ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, सेल कर रहे हैं ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग। अरे सर बिल्डिंग तो हमारा नेगेटिव लिस्ट में कवर है, ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई सर्विस है, शेड्यूल 3 का आइटम है, ठीक है। सो अगर आप वेयर हाउस बिल्डिंग सेल कर रहे हो तो ये मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है। सेकंड ट्रांजेक्शन, सप्लाई कर रहे हैं 30 लैपटॉप्स ओवर द काउंटर टू मिस्टर सुधाकर, एन अनरजिस्टर्ड बायर हु टुक इट टू हिज रेसिडेंस इन हरियाणा। Invoice issued by him mention only his name and state. However, his complete address of Haryana is missing in the invoice. अब देखो इसके रिगार्डिंग हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ा है, सेक्शन नंबर 10(1)(ca) नया सेक्शन आया था। वो क्या बोलता है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई गुड्स खरीद करके अपने प्रीमाइसेस पे लेके जाता है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और एड्रेस हम किसको मानेंगे सर, अगर उसने अपने स्टेट का नाम भी बता दिया तो वो कंप्लीट एड्रेस हम यहाँ पर मान लेंगे। तो इसने क्या बताया, इसने हरियाणा अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर स्टेट का नाम बताया है तो इसी को कंप्लीट एड्रेस मानेंगे और हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम कहां पे सर है, हम कर्नाटका के अंदर है, हम कर्नाटका के अंदर है, सप्लायर कर्नाटका में है और प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। सो दिस ट्रांजेक्शन इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। सो आईजीएसटी का रेट हमें लगाना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं स्पेशल पैकिंग कराई है, स्पेशल बॉक्सेस फॉर पैकिंग द लैपटॉप 1,30,000 का स्पेशल पैकिंग कराया है। तो ये भी हमने सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखा है कि ये हमारा वैल्यू का पार्ट बनता है, इंक्लूड होता है। तो ये अमाउंट हमें इंक्लूड करना है। तो 12 लाख रुपीज का अमाउंट है, इसमें ऐड करेंगे 1,30,000, सो 13,30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 13,30,000 पे हमें रेट लगाना है। अब रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो, सो रेट बोला है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी और 18% आईजीएसटी फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेशल पैकिंग बॉक्सेस। स्पेशल पैकिंग बॉक्सेस पे रेट लग रहा है 6% का, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है। लैपटॉप के साथ बॉक्स दिए जा रहे हैं, सो कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है। अब प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर, मेरा जो लैपटॉप में सेल कर रहा हूं, तो इस केस में लैपटॉप का ही रेट लगेगा। ये स्पेशल बॉक्सेस का रेट इवन दो 12% दिया है लेकिन वो नहीं लगेगा। हमें रेट कौन सा लगाना है सर, 18% पूरे ही अमाउंट पे, ठीक है। सो 18% का रेट लगेगा और अमाउंट ये दोनों लेने 12 लाख प्लस 1,30,000, सो 13,30,000 हो जाएगा। उस पर 18% 2,39,400, सो 2,39,400 हमारा अमाउंट हो जाएगा आईजीएसटी का। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आईजीएसटी का कॉलम पहले रखा है, फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रखा है। तो ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मली हम क्या करते हैं, वैल्यू फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी इस तरह से कॉलम बनाते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन में क्या है, आईसीए ने थोड़ा अलग यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। चलो 2 एडजस्टमेंट अभी तक हमारे क्लियर है सर, इजी और बेसिक एडजस्टमेंट है। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोलता है, प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू कुमकुम बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। सो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस दे रहे हैं 4 लाख रुपीज का। अब देखो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ा है, अगर कोई इंडिविजुअल डीएसए सर्विस देता है बैंक को तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर है और बैंक जो है यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करती है। क्या हम इंडिविजुअल है क्या सर,
हम देखो यहां पर क्या है, सीताराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है। सो रजिस्टर्ड एंटिटी है, इंडिविजुअल नहीं है, उस केस में यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा और हमें ही टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। तो 4 लाख रुपीज पे रेट लगाना है सर। अब इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो देखो सर्विसेज इसको दे रहे कुमकुम बैंक को, जो कि रजिस्टर्ड है कर्नाटका के अंदर, हम भी तो कर्नाटका में ही है। सो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है और हमें रेट लगाना है 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी। सो 36,000 आपका सीएनएस का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? 36 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। और इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, जो हमारा सेक्शन नंबर 12(2) बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, रेसिपेंट कहां पर है, कर्नाटका के अंदर, तो वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट क्लोज डी पे आते हैं। प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज पर्टेनिंग टू अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। अब देखो यहां पर रेसिडेंशियल की बात की है, प्योर लेबर सर्विस दे रहे हैं फॉर सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है इन मुंबई, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रिनोवेशन वर्क फॉर अ क्लाइंट रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। अब सर इसके रिगार्डिंग हमने एग्जेम्पशन तो पढ़ा है कि प्योर लेबर सर्विस दे रहे हो और कंस्ट्रक्शन किसका कर रहे हो, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट का, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, रिनोवेशन वर्क, तो ये रिनोवेशन को एक डब्बा बना दो इस तरह से, है ना, और इसको स्टार मार्क भी कर दो कि रिनोवेशन वर्क के लिए जो है यहां पर आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होता है, आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। अगर आप रिनोवेशन करवा रहे हो तो ये टैक्सेबल होगा और इस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो 6,20,000 पे हमें जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। रेट क्या लगेगी सर, तो देखो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो हम कहां पर हैं, हम कर्नाटका के अंदर है और रेसिडेंशियल यूनिट का है मुंबई के अंदर। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो मुंबई महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन कर्नाटका एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन मुंबई, सो इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई एंड वी हैव टू चार्ज आईजीएसटी। सो 6,20,000 पे हमें 18% का आईजीएसटी लगाना है। सो 1,11,600 आईजीएसटी का अमाउंट हमारा हो जाएगा। समझा आपको? तो ये सर्विस जो है एग्जेम्पशन में कवर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो रिनोवेशन वर्क है और हमें यहां पर एग्जेम्पशन किसको मिलता है, जो ओरिजिनल वर्क हो। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, provided free of cost training in a resort in Pondicherry to its agent based in the state of Karnataka on effective use of product of the company। तो क्या कर रहे हैं सर, यहां पर एक फ्री में कॉस्ट यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है अपने ही एजेंट्स को। ओपन मार्केट वैल्यू दिया है 1 लाख रुपीज का और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी दिया है 1,20,000। अब देखो अगर अपने एजेंट को कोई भी गुड्स सप्लाई करते हैं तो हमने शेड्यूल 1 के अंदर पढ़ा है कि इवन तो वो विदाउट कंसिडरेशन होगा ना तो भी उसको हम सप्लाई मान लेते हैं, अगर इनवॉइस जो है वो एजेंट अपने नाम पे इशू करता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, क्या गुड्स दिए जा रहे हैं, क्या नहीं, यहां पर सर्विस दी जा रही है। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है और हमने शेड्यूल 1 में देखा है स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ गुड्स होता है तो वहां पर कवर होगा। यहां पर तो सर्विस दे रहे सर, ट्रेनिंग का सर्विस दे रहे, तो हमारा शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा। क्लियर है? और ये चीज फ्री में दी जा रही है और अगर कोई चीज फ्री में दे रहे हो मतलब कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई ही नहीं होता है, ठीक है। तो सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी लगने की बात तो आएगी ही नहीं। समझा आपको? तो ये अमाउंट पे हमें कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम सुलक्षण बैंक रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। सो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमारा एग्जेम्पशन में कवर होता है तो इस पर भी हमें जीएसटी पे नहीं करना है। क्लियर है? तो ये सारी हमारी आउटवर्ड सप्लाईज हो गई। अब अदर पॉइंट्स भी देख लेते कुछ अगर सप्लाई दिया हुआ है तो। सो फर्स्ट बोल रहे ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग जो सेल किया ना उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है। सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे क्या काम का है, देखो बिल्डिंग का सेल कर रहे हो तो नेगेटिव लिस्ट में कवर है तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई में तो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अपना रिवर्सल का कैलकुलेशन करूंगा रूल नंबर 42 लगाऊंगा तो E/F का जो फॉर्मूला लगाना होता है ना उसमें एग्जाम सप्लाईज भी दिया होता है। एग्जाम सप्लाईज कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, एग्जाम सप्लाई जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू भी लेना पड़ता है जो वैल्यू एडॉप्टेड है फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस, ठीक है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी के पर्पस से जो अमाउंट है ना ये हमें एग्जाम सप्लाईज के केस में इंक्लूड करना रहेगा। समझा आपको? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट दिया है, कंपनी ने प्रोवाइड किया कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ ₹2 करोड़ टू लक्ष्मी लॉजिस्टिक लिमिटेड। सो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं टू इट्स रिलेटेड कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फॉर लोन अवेल्ड बाय द लेटर फ्रॉम जनधन बैंक लिमिटेड कर्नाटका। सो क्या कर रहे हैं, अपने ही रिलेटेड पर्सन को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं। सर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में रूल पढ़ा है, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 सब रूल 2 बात करता है अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो अपने रिलेटेड पर्सन को तो उस केस में वैल्यू क्या होगा सर, जो आपका एक्चुअल अमाउंट आपने चार्ज किया वो एक्चुअल कंसिडरेशन और 1%,
ठीक है, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड। सो आपको यहाँ पर गारंटी कितना दे रहे हैं सर, 2 करोड़ रुपीस का। सो 2 करोड़ का आपको यहाँ पर 1% ले लेना है, ठीक है। सो 2 करोड़ का 1% कितना होगा, 2 लाख रुपीस। सो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इस 2 लाख पे हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है। सो 2 लाख पे मैं कितना जीएसटी दूंगा, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, तो देखो यहां पर किसको दी जा रही है, लक्ष्मी लॉजिस्टिक को, जो कि कर्नाटका के अंदर है और हम भी कर्नाटका में ही है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है और हमें यहाँ पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। सो 2 लाख रुपीस, 2 लाख कैसे आया समझा ना आपको, 2 करोड़ रुपीस का 1% किया हमने, रूल नंबर 28 सब रूल 2 के अंदर, ठीक है। सो 2 लाख रुपीस पे हमें यहाँ पर रेट लगाना है 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। सो 18,000 का आपका अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो 18,000 ईच आपका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। वैल्यू क्या लिया सर, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन। सो एक्चुअल कंसिडरेशन तो कुछ चार्ज किया ही नहीं है, क्योंकि अपना रिलेटेड पर्सन है, तो हम 1% ही ले लेंगे, जो कि 2 लाख रुपीस आएगा, और इस पर हमें 9% की रेट से जीएसटी चार्ज करना रहेगा। क्लियर है सर, समझा आपको? चलो, सो यहां पर हमारी सारी आउटवर्ड सप्लाईज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो इन सबको टोटल करो, आउटवर्ड सप्लाईज में हमने सारे ट्रांजेक्शन दे दिए, वेयर हाउस सेल किया, लैपटॉप का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला हो गया, प्योर लेबर सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट ट्रेनिंग का अमाउंट पे नील हो जाएगा, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल 1 में जो है कवर नहीं होता है। नेक्स्ट कॉर्पोरेट गारंटी हो गया, और इंटरेस्ट रिसीव वाला अमाउंट भी हमारा हो गया, ये भी नील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है। टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल जीएसटी लायबिलिटी कितना है। क्लियर है? सो आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तीनों का अमाउंट आ गया। अब सर हमें क्या निकालना है, ये हमारा आउटवर्ड लायबिलिटी आया है, अब मुझे निकालना है मेरा कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सो उसके लिए मुझे इनवर्ड सप्लाईज देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो इनवर्ड सप्लाईज अब देखते हैं। सो फर्स्ट बोला है रिसीव हुआ एक डेबिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ inward intrastate taxable supplies received in the financial year 2021 for the quantity differences as agreed. These inward supplies were used for all goods manufactured in the factory. So सभी goods के लिए यूज होता है, ठीक है। so मतलब ये भी मेरा कॉमन क्रेडिट है। डेट ऑफ डेबिट नोट कितना है सर, 16 अक्टूबर 23। अब देखो हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है सर, अक्टूबर 23 का हम यहाँ पर डिटेल्स देख रहे हैं। डेबिट नोट के केस में हम कहां से टाइम लिमिट देखते हैं, सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट कहां से देखते हैं, जिस दिन डेबिट नोट इश्यू हुआ है, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। ओरिजिनल इनवॉइस का डेट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सो डेबिट नोट कब इश्यू हुआ है, 16 अक्टूबर को। सो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए इसका क्रेडिट हम ले सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट जो है एलिजिबल है। नेक्स्ट अब नोट कुछ दिया है क्या, so the accountant of the company did not claim input tax credit in respect of debit note received for the reason that the original purchase related to earlier year for which ITC claim eligible was over. so इसने क्या किया, अकाउंटेंट ने क्रेडिट लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि इसको लगा कि जो ओरिजिनल इनवॉइस है ना वो प्रीवियस ईयर का है, मतलब ओरिजिनल इनवॉइस पुराना है, और इसका जो टाइम लिमिट है फॉर अवेलिंग आईटीसी वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, तो इसलिए उसने आईटीसी नहीं लिया। तो ये चीज उसने गलत की है, इसका आईटीसी मिल जाएगा और 4 लाख रुपीज पे हम आईटीसी ले लेंगे। क्लियर है? सो आईटीसी हमें एलिजिबल है। अब क्लियरली लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज है, मतलब 9% सीजीएसटी या 9% एसजीएसटी लगाना है। सो 4 लाख रुपीज का 9% लगाएंगे, 36,000 सीजीएसटी एंड 36,000 एसजीएसटी का आईटीसी हो जाएगा, और ये मेरा कॉमन क्रेडिट है। क्लियर है? तो ये 4 लाख रुपीज पे 36 का अमाउंट सीजीएसटी एंड 36 एसजीएसटी, इसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, सोलर पैनल इंस्टॉल किए इन द फैक्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बी यूज्ड इन द फैक्ट्री। इंट्रास्टेट है, ठीक है, इंट्रास्टेट बोला है। अब देखो यहां पर सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल किए गए फैक्ट्री के अंदर। सो हमने सेक्शन 17(5) के अंदर क्या पढ़ा है सर, अगर आप कोई भी अपना कंस्ट्रक्शन कराते हो ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो ओन अकाउंट भी करो, खुद से भी अगर करते हो तो भी आईटीसी ब्लॉक होता है। सो यहां पर क्या है, सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए और वो फैक्ट्री में आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाया है तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाता है। सेक्शन कौन सा है सर, सेक्शन 17(5) क्लॉज डी के अंदर। सो इसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये पॉइंट भी नया है, इसको स्टार मार्क कर दो, इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, परचेज किया है एम्प्लॉइज यूनिफॉर्म फॉर 1000 एम्प्लॉइज। सो 1000 एम्प्लॉइज के लिए यूनिफॉर्म परचेज की है हमने, और इंटर स्टेट सप्लाई है दिया हुआ है। यूनिफॉर्म वर्थ 3 लाख वर नेसेसरी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर व्हाइल कैरिंग आउट द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सो देखो 3 लाख का जो यूनिफॉर्म है ना वो तो नेसेसरी है भाई, सेफ्टी रीजन से जो है आपके लिए जरूरी है वो तो हमें आईटी से मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला है रिमेनिंग यूनिफॉर्म जो है वर्थ 4 लाख रुपीज वर समटाइम
वॉन्ट बाय द एम्प्लॉय आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर पर्सनल पर्पस। अगर देखो पर्सनल पर्पस से के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये 4 लाख का जो अमाउंट है ना, टोटल 7 लाख का अमाउंट दिया है, उसमें से 3 लाख रुपीज जो है वो एक्चुअल में नीडेड है, वो जरूरी है सेफ्टी के लिए, और बाकी का 4 लाख का जो अमाउंट है वो पर्सनल पर्पस से यूज करते हैं। तो पर्सनल पर्पस के केस में आईटीसी नहीं मिलता है, और ये 3 लाख का जो अमाउंट पे किया है ना यूनिफॉर्म पे, उसका आईटीसी मिल जाएगा। सो 3 लाख रुपीज पे सर हमें रेट लगाना है। रेट कौन सा लगाएंगे, तो देखो क्लियरली लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी लगेगा, 18% का रेट लगाना है। सो 54,000 का आईजीएसटी क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, और ये भी मेरा कॉमन क्रेडिट ही है। सो 54,000 का मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। सोलर पैनल के केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी ब्लॉक है सेक्शन 17(5)(d) के अंदर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलो ये सारे एडजस्टमेंट इनवर्ट सप्लाईज के हो गए। एक्स्ट्रा एडिशनल एडजस्टमेंट भी और भी कुछ नहीं दिए। सो अब इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा कॉमन क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। सो डेबिट नोट का एक आईटीसी हो गया, और दूसरा यूनिफॉर्म परचेस की। सो टोटल हमारा कॉमन क्रेडिट कितना आया, 54,000 आईजीएसटी, 36,000 सीजीएसटी एंड 36,000 एसजीएसटी। ये कॉमन क्रेडिट है। सर कॉमन क्रेडिट कैसा पता चला आपको, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो भी हम इनपुट्स ले रहे हैं, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, वो कॉमनली यूज हो रही है, ठीक है। सो इसलिए हमें इसको अपोर्शन करना पड़ेगा। अपोर्शन करने के लिए हमें एग्जाम टर्नओवर चाहिए और टोटल टर्नओवर चाहिए, ठीक है। अमाउंट हमारे पास आ गया। अब एग्जाम और टोटल टर्नओवर का कैलकुलेशन जो है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से हमें यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। सो आप देखो, हम सबसे पहले एग्जाम सप्लाईज निकालेंगे। मेरा एग्जाम टर्नओवर मुझे निकालना है। एग्जाम टर्नओवर में क्या आएगा सर, सबसे पहले देखो मैंने बिल्डिंग सेल किया, बिल्डिंग सेल किया है तो उस केस में मुझे स्टैम्प ड्यूटी वाला वैल्यू लेते हैं हम, ठीक है। नोट्स में देखो यहां पर क्या बोला है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के केस में वैल्यू अडोप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, ये वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं। सो हमें ये 30 लाख रुपीज का अमाउंट नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, यहां पर जो दिया हुआ है 32 लाख, जो वैल्यू है ऑफ ओल्ड वेयर हाउस बिल्डिंग, स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड ऑन 32 लाख। सो 32 लाख ही हमारा कैलकुलेशन में यहां पर आएगा। नेक्स्ट, और इसमें क्या ऐड होगा, देखो ये इंटरेस्ट जो है 2 लाख रुपीज, ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है, ये हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है इंटरेस्ट को आपको एक्सक्लूड करना है। तो हमारा जो है एग्जाम सप्लाईज के अंदर सिर्फ एक ही अमाउंट आएगा 32 लाख का। क्लियर है। सो 32 लाख का हमारा एग्जाम सप्लाईज हो जाएगा। अब हमें निकालना है सर टोटल टर्नओवर कितना है। सो टोटल टर्नओवर कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हम वैल्यू कौन सा लेंगे, 32 लाख का। सो हमारा टोटल जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक तो हो जाएगा यही सेम अमाउंट 32 लाख, प्लस इसमें ऐड करना है ये 12 लाख प्लस 1,30,000, तो ये टोटल हो जाएगा 13,30,000। सो 13.3 लाख ये भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डीएसए का सर्विस 4 लाख रुपीज भी ऐड होगा, 6,20,000 भी ऐड होगा। ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, ये भी हमें यहाँ पर जब टोटल टर्नओवर निकाल रहे हैं ना, तब हमें ये अमाउंट भी ऐड करना रहेगा। सो ये 2 लाख रुपीज भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और क्या चीजें हैं, ये सारी हमारे आउटवर्ड सप्लाईज टोटल सारी चीजें ऐड कर लेंगे। और हमने यहाँ पर एडिशनली एक कॉर्पोरेट गारंटी दिया है। सो कॉर्पोरेट गारंटी सर कितने अमाउंट का दिया है, 2 करोड़ रुपीज का कॉर्पोरेट गारंटी दिया है। 2 करोड़ रुपीज का कॉर्पोरेट गारंटी के केस में हमने वैल्यू कितना लिया था, 1% ऑफ दी कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइडेड। सो 2 करोड़ का 1% कितना होता है, 2 लाख रुपीज। सो ये भी मेरा सप्लाई है, ये भी मेरे टोटल टर्नओवर में इंक्लूड होगा। सो ये सारे मेरे आउटवर्ड सप्लाईज हो जाएंगे, टोटल टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो टोटल करो कितना आता है, 32 लाख रुपीज प्लस 13,30,000 प्लस 4 लाख रुपीज प्लस 6,20,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 2 लाख रुपीज। तो ये आएगा मेरा 59,50,000। क्लियर है। सो अब देखो मेरे पास एग्जाम टर्नओवर भी आ गया 32 लाख, टोटल टर्नओवर भी आ गया, और मेरे पास कॉमन क्रेडिट भी आ गया है, ठीक है। सो कॉमन क्रेडिट मुझे यहां पर लगा देना है। सो कॉमन क्रेडिट पहले अगर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी देखें तो 36,000 तक का है। सो 36,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 32 लाख डिवाइड बाय 59.50 लाख। सो ये आएगा मेरा 19,361।
सो 19361 ये अमाउंट मेरा आ जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अमाउंट के लिए, ठीक है। और इसी तरह हमें यहाँ पर कैपिटल सॉरी ये आईजीएसटी का अमाउंट भी लेना है 54,000 का, है ना। सो ये देखो 54,000 को लेकर के भी करोगे सेम 32 लाख डिवाइड बाय 59,50,000, और तो इस तरह से हमने सीजीएसटी का अमाउंट निकाला, सीजीएसटी ने एसजीएसटी सेम आपका जो है आईजीएसटी का अमाउंट भी आ जाएगा, है ना। तो आपको आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है 54,000 का और मल्टीप्लाई कर देना है ई बाई एफ से, तो ये हमारा रिवर्सल का अमाउंट आ जाएगा। जितना कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टू एग्जाम सप्लाईज, ये अमाउंट हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है सर। तो जो टोटल क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है, टोटल क्रेडिट में से ये आपको रिवर्स करना है। तो ये मेरा टोटल क्रेडिट का अमाउंट है, इसमें से मुझे यहाँ पर रिवर्सल करना है। सो नेट आईटीसी कितना अवेलेबल है फॉर सेट ऑफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो 24,958 हमारा आईजीएसटी का क्रेडिट है और 16,639 ये सीजीएसटी ने एसजीएसटी का क्रेडिट हो जाएगा। क्या किया सर हमने, पहले हमने कॉमन आईटीसी लिया, उसमें से हमने यहाँ पर रूल नंबर 42 लगा करके रिवर्सल निकाला, जितना रिवर्सल का अमाउंट था उसको लेस करके जो नेट आईटीसी बचा वो हमने यहाँ पर ले लिया। अब मुझे जो है मेरे पास आउटवर्ड सप्लाईज भी आ गई, मेरे पास नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर सेटअप भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा सर, टोटल मेरा जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है उसमें से लेस करूंगा जितना आईटीसी मेरे पास है, और फिर ऐड करूंगा कोई अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई लाइबिलिटी है मुझे इनवर्ड सप्लाईज में, तो वो मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर है। सो देखो ये मेरा आउटवर्ड सप्लाईज का टोटल आया था, इसमें से मुझे जितना आईटीसी है वो एज इट इज यहाँ पर आईटीसी का अमाउंट लिख दिया। सो टोटल आपका आ जाएगा कितना, नेट जीएसटी पेबल है इन कैश के अंदर। सो कैश में कितना पे करना है वो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट केस में हमारा कोई भी ऐसा इनवर्ड सप्लाई नहीं है जिसके अंदर हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना है, इसलिए हमारा आरसीएम का लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगा। समझा आपको, क्वेश्चन समझा गया। अब आंसर देखो, सबसे पहले आंसर किस तरह से दिया हुआ है, पहला हमने आउटवर्ड सप्लाईज निकाला। सो हर एक एडजस्टमेंट को देखा कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई है इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल यहाँ पर निकाला। उसके बाद हम क्या निकालते हैं सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो किस केस में आईटीसी मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, टोटल आईटीसी निकाला, उसमें से रिवर्सल का अमाउंट लेस किया, फिर जो नेट आईटीसी बचा था उसको यहाँ पर जो है सेट ऑफ कर दिया। समझा आपको। चलो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी एडजस्टमेंट की अगर बात करें सर, ट्रिकी एडजस्टमेंट क्या है, पहला तो देखो कॉर्पोरेट गारंटी जब भी आए तो आपका अमाउंट ले लेना 1% का, और जो एक्चुअल कंसिडरेशन है दोनों में से देखना है। दूसरी चीज डेबिट नोट का जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट भी आपको काफी क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। डेबिट नोट के केस में जिस दिन डेबिट नोट इशू किया है ना वहां से टाइम लिमिट देखना है, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। तो जिस दिन डेबिट नोट इशू किया है इस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। और क्वेश्चन में कई बार क्या बोलते हैं कि आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अगर ऑलरेडी ले लिया है तो वो एकदम सही है, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, उसको रिवर्स नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया होता कि अकाउंटेंट डिड नॉट क्लेम आईटीसी, अगर ऐसा लिखा है तो हमें आईटीसी अपने कैलकुलेशन में ऐड करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये सोलर पैनल वाला जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये हमारा आईटीसी ब्लॉक रहता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो फिर इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है मैनेजेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 58, XYZ लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो हम सर कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। वेरियस काइंड्स ऑफ सप्लाई दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट आउटवर्ड सप्लाई दिया है, इनवर्ड सप्लाई दिया है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, काफी सारे एडजस्टमेंट दिए। हमें क्या निकालना है सर, कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मैसेज XYZ लिमिटेड टू बी पेड इन कैश इफ एनी आफ्टर यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 23, ठीक है। सो हमें नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालना है, तो वही पहले आउटवर्ड सप्लाई निकालेंगे, फिर आईटीसी निकालेंगे, फिर आईटीसी लेस करेंगे, जो भी मेरा अमाउंट आएगा उसमें आरसीएम की लायबिलिटी ऐड कर देंगे। क्लियर है। सो वन बाय वन देखते हैं। चलो आ जाओ। सो आउटवर्ड सप्लाई से शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सप्लाई कर रहे हैं और कंसाइनमेंट का ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर टू मैसेज विक्रम इंडस्ट्रीज। टेरिटोरियल वाटर के केस में सेक्शन 9 ऑफ द आईजीएसटी है। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने क्या पढ़ा है सर, नियरेस्ट कोस्टल स्टेट को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। नियरेस्ट कौन सा है, 11 नॉटिकल माइल्स। ये कहां से है सर, तमिलनाडु से। हम कहां पर है, तमिलनाडु में, और प्लेस ऑफ सप्लाई का है तमिलनाडु। तो ये क्या है, एक तरह का इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग जाएगा 5 लाख रुपीज पे। अब रेट कितना दिया है, तो क्वेश्चन के अंदर रेट देखो, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 9%, 9%, 18% रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व। कई बार क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे सेम रेट दिया हुआ है, तो उस केस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, गुड्स पर रेट अलग होती है, सर्विस पे अलग होती है, तो उस केस में आइडेंटिफाई करना कौन सा गुड्स है कौन सा सर्विस है, उस अकॉर्डिंगली जो है आपको यहाँ पर रेट लगाना रहेगा। अब इस क्वेश्चन में एक ही रेट है तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगा देना है।
सो 5 लाख रुपीज पे 9% निकालेंगे, 45,000 CGST एंड 45,000 SGST का मेरा आउटवर्ड यहां पर लाइबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कॉमर्शियल यूनिट। सर ये एडजस्टमेंट तो हम इतनी बार देख चुके हैं कि हमें देखते ही पता चल जाता है कहां हमें टेस्ट कर सकते हैं। पहला तो या तो कॉमर्शियल में आपको टेस्ट करेंगे, दूसरा आपको ओरिजिनल वर्क या रिनोवेशन के में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है कॉमर्शियल यूनिट दिया है तो ये एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा, टैक्सेबल होगा और 12 लाख रुपीज पे हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो देखो कॉमर्शियल यूनिट कहां पर लोकेटेड है, लोकेटेड इन दिल्ली में है। सो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है, हम कहां पर है सर, तमिलनाडु में। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो इस केस में दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है। सो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 12 लाख रुपीज पे 18% का रेट लगाना है। सो 2,16,000 हमारा IGST का लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। सो 2,16,000 मेरा IGST का लाइबिलिटी यहां पर हो जाएगा, और ये एग्जाम्पशन में कवर नहीं होगा क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट है। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट, सप्लाई कर रहे 25 टेलीविजन ओवर द काउंटर टू मिस्टर विजय एन अनरजिस्टर्ड बायर हु टुक इट टू हिज रेसिडेंस इन हरियाणा। ठीक है। सो सेम एडजस्टमेंट हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं कि क्या करता है मिस्टर विजय, उसको खरीद करके अपने रेसिडेंस पे लेकर के जा रहा है। तो हमने यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या देखा सर, सेक्शन 10(1)(CA बात करता है अगर कोई ओवर द काउंटर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ खरीदता है तो उसके इसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और लोकेशन ऑफ एड्रेस जो रहता है वो एड्रेस हम स्टेट का नाम भी अगर दे दोगे ना तो वो कंप्लीट एड्रेस माना जाता है। सो आप देखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या। सो देखो पॉइंट नंबर 5 दिया है, इनवॉइस इश्यूड टू मिस्टर विजय फॉर टेलीविजन मेंशन ओनली हिज नेम एंड स्टेट। अपना नाम और मिस्टर विजय का नाम और स्टेट का नाम ही दिया है। हाउएवर हिज कंप्लीट एड्रेस ऑफ हरियाणा इज मिसिंग इन द इनवॉइस। कंप्लीट एड्रेस नहीं भी होगा तो भी हम इसको जो है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है। तो लोकेशन यहां पर हरियाणा है, ठीक है, तो हरियाणा विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम कहां पर है सर, हम तमिलनाडु के अंदर है और सप्लाई कर रहे हैं हरियाणा में। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 14 लाख रुपीज पे आपको IGST लगाना है। सो 18% का IGST का रेट लग जाएगा। सो 2,52,000 आपका लाइबिलिटी हो जाएगा IGST का। क्लियर है। 2,52,000 तो आपका हो जाएगा। चलो सर, सो यहां पर हमारी आउटवर्ड सप्लाई के तीनों पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कोई एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है क्या। सो एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 बात करता है कॉर्पोरेट गारंटी की। 2.5 करोड़ दिया है टू BYH लिमिटेड इट्स रिलेटेड कंपनी। अपने रिलेटेड पर्सन को कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो। रूल नंबर 28 सब रूल 2 वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ा है। वैल्यू क्या होगा सर, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ठीक है। सो यहां पर क्या है, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर लोन अवेल्ड बाय लेटर फ्रॉम मंगल बैंक लिमिटेड, नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज। अगर कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया तो 1% ही ले लेंगे। सो 2.5 करोड़ का 1% कितना होता है सर, 2,50,000। सो 2,50,000 मेरा वैल्यू हो गया। अब इस पर मुझे रेट लगाना है। सर रेट कौन सा लगेगा, तो देखो इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा है। सो क्वेश्चन में फाइंड आउट करो। सो हम कहां पर है सर, हम तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है। और ये किसको दे रहा है, रिलेटेड कंपनी को, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड पर्सन महाराष्ट्र में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। सो 2,50,000 पे हमें IGST लगाना है 18% का। सो 45,000 का मेरा IGST का लाइबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। सो वैल्यू क्या होगा, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सच गारंटी ऑफर्ड और एक्चुअल कंसिडरेशन। सो यहां पर एक्चुअल कंसिडरेशन तो कुछ है ही नहीं, तो 2,50,000 हमारा वैल्यू आ जाएगा और उस पर 18% का आपको रेट लगा देना है। ठीक है। चलो सर, तो हमने आउटवर्ड सप्लाई सारी देख ली और यहां पर जो है एडिशनल जो एडजस्टमेंट दिया होता कॉर्पोरेट गारंटी का वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई का टोटल हो जाएगा। अब हमें सेकंड कैलकुलेशन क्या करना है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। क्लियर है। तो ये हमने आउटवर्ड सप्लाई देख लिया। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे, पहला टेरिटोरियल वाटर वाला था, दूसरा प्योर लेबर सर्विस, तीसरा सप्लाई का टेलीविजन का और चौथा हो गया हमारा कॉर्पोरेट गारंटी का। चारों को टोटल करोगे तो आपका टोटल आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगा। आउटपुट टैक्स कितना पे करना है, 45,000 CGST एंड SGST एंड 5,13,000 का हमारा IGST का लाइबिलिटी है। अब हम सर सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितना ITC मुझे मिलता है। सो ITC के लिए हमने इन्वर्ट्स और सप्लाईज देखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, रिसीव किया है डेबिट नोट को। सेम ट्रांजैक्शन जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। डेबिट नोट इस साल में है, अक्टूबर मंथ में है, 17 अक्टूबर, और हम कौन सा मंथ का कैलकुलेशन देख रहे हैं, अक्टूबर 23 का। तो हमें ITC मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम टाइम लिमिट कब से देखते हैं सर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट से, ना कि ओरिजिनल इनवॉइस का डेट। सो इसका ITC हमें मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या ITC ऑलरेडी ले रखा है कि नहीं लिया है,
सो पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आईटीसी नहीं क्लेम किया तो आप क्लेम कर लो, ठीक है। सो हम आईटीसी ले सकते हैं, तो 3 लाख रुपीज पे आईटीसी ले लेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई है, तो 9% ईच आपको रेट लगाना है। सो 3 लाख रुपीज पे 9% ईच लगाओगे तो 27,000 सीजीएसटी एंड 27,000 एसजीएसटी आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? ये देखो, सो डेबिट नोट के केस में जिस दिन डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेबिट नोट होता है वहां से टाइम लिमिट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है, परचेज कर रहे हैं सिल्क यार्न का टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फ्रॉम मिस्टर रवि हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क। मिस्टर रवि इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब देखो, हमने यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का एक लिस्ट देखा था, उसके अंदर हमने एक एडजस्टमेंट देखा है, ठीक है। सो मैं आपको ये भी चीजें दिखा देता हूं ताकि आपको जो है चीजें अच्छे से लिंक हो जाए। ये देखो, ये हमने एक देखा था एडजस्टमेंट, जिसके अंदर क्या है पॉइंट, सिल्क यार्न, ठीक है। सो सिल्क यार्न के केस में सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न। सो हमारे केस में भी क्या है, मिस्टर रवि जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन। सो हम यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। सो ये केस जो है यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। सो हमें यहाँ पर आरसीएम में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका आईटीसी भी हम ले सकते हैं। सो ये मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगा। सो 3 लाख रुपीज पे सर अब हमें रेट कौन सा लगाना है, सॉरी ये नहीं, नीचे वाला ट्रांजैक्शन आरसीएम में कवर होगा। और मिस्टर रवि कहां पर है, स्टेट ऑफ राजस्थान में है, ठीक है। और हम कहां पर है सर, हम तमिलनाडु में, तो इंटर स्टेट सप्लाई है। सो 8 लाख रुपीज पे हमें रेट लगाना है आईजीएसटी का 18%। सो 1,44,000 का हमें आईटीसी भी मिलेगा, और ये मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी भी रहेगा। सो 1,44,000 का मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, और ये मेरा आरसीएम का जब लाइबिलिटी निकालूंगा, जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, इसके अंदर भी मेरा यहाँ पर टैक्स ऑन सिल्क यार्न जो है 1,44,000 मेरे को कैश के अंदर पे करना पड़ेगा। समझा आपको? सो ये हमें आरसीएम का पॉइंट दिया हुआ है रिगार्डिंग गुड्स का, ठीक है। सो गुड्स का लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लिस्ट हमने पढ़ा है इसको अच्छे से कवर करना, कौन सप्लायर होना चाहिए, कौन रेसिपिएंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली सिल्क यार्न पूछते हैं, रॉ कॉटन के बारे में पूछते हैं, और ये जो मेटल स्क्रैप है, जो आपका अमेंडमेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आरटीपी जो है ना आपका मई 25 का, उसके अंदर ये एडजस्टमेंट को टेस्ट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कवर कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, अवेल किया है सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन चेन्नई तमिलनाडु टू सेटल अ केस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट। अब देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का अगर सर्विस ले रहे हो, लीगल सर्विसेज अगर ले रहे हो, तो रिवर्स चार्ज कब लगता है, जब हमारा जो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था वो मोर देन 20 लाख रुपीज था। अगर लेस देन 20 लाख है तो ये सर्विस ही एग्जेम्प्ट हो जाएगी, लेकिन अगर मोर देन 20 लाख है तो हमें आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सो हमारा टर्नओवर कितना है सर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो ये देखो, टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 190 लाख। सो मोर देन 20 लाख है तो हम यहाँ पर जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेंगे, और जो हम पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, इसका हमें आईटीसी भी मिल जाएगा। सो कितना है, 6 लाख का अमाउंट है, और सर्विसेज कहां दे रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु में, और हम भी तमिलनाडु में ही है। तो 6 लाख रुपीज पे 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी। सो 54,000 का आपका अमाउंट आ जाएगा ईच अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आरसीएम में भी लाइबिलिटी रहेगा और आईटीसी भी मिल जाएगा। सो ये देखो, आरसीएम के अंदर भी आपको 54,000 ईच आपको लेना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इसका आईटीसी भी आपको यहां पर मिल जाएगा। समझा आपको? चलो सर नेक्स्ट आ जाए। ये सारे एडजस्टमेंट अभी तक जो है, जो भी एडजस्टमेंट देखे सारे ही इजी है, मैनेजेबल है। सिर्फ ये सिल्क यार्न वाला ध्यान रखना, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होता है, क्योंकि ये आरसीएम गुड्स का लिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम एबीके लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो रॉ मटेरियल परचेज किया है एबीके लिमिटेड से 15 लाख रुपीज का। अब इसके रिगार्डिंग देखते कोई एडिशनल पॉइंट दिया है क्या। सो ये देखो, पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है, एबीके लिमिटेड इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस। अब क्या है, इसको ई इनवॉइस बनाना है सप्लायर को। नेक्स्ट दिया हुआ है, हाउएवर इट डिड नॉट इशू ई इनवॉइस विद इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सो इसने इनवॉइस नहीं बनाया, आईआरएन नंबर नहीं जनरेट किया, ऑल्दो द इनवॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन जीएसटी 2B। सो इवन दो आपका जो इनवॉइस है वो जीएसटी 2B में शो हो रहा है, लेकिन हम एक वैलिड डॉक्यूमेंट कब मानते हैं, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लग रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ई इनवॉइस होना चाहिए। और वैलिड ई इनवॉइस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आईआरएन नंबर भी हो। तो ये ट्रांजैक्शन का हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे।
तो ये 15 लाख रुपीस पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है परचेज कर रहे न्यू ट्रक फ्रॉम अ डीलर इन कोचिन केरला फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। तो ट्रक अगर परचेज किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल पॉइंट दिया है क्या। तो ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द कंपनी क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ न्यू ट्रक परचेज इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस। टैक्स कंपोनेंट पे भी आईटीसी ले लिया है, सॉरी टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो इस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। सो इस अमाउंट पे भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलो सर, और कोई ट्रांजैक्शन दिया है। सो थर्ड पॉइंट हमारा बाकी है। So in the month of March 2023, company has availed services of an interstate transaction with a taxable value of 9 lakh. So मार्च मंथ में, हम अभी कौन सा करंट मंथ है सर, अक्टूबर मंथ। ठीक है, तो मार्च मंथ में कंपनी ने कोई सर्विसेज अवेल की है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की, 9 लाख रुपीस का वैल्यू था और टैक्स रेट था 18%। दिस ट्रांजेक्शन वाज लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उस ट्रांजेक्शन पे आरसीएम लगता था। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर वाज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, ओवरड्यू ऑफ 180 डेज। अब देखो 180 डेज का टाइम लिमिट हम कब देखते हैं सर, नॉर्मली सप्लायर को जो है नॉर्मली जो भी व्यक्ति परचेस करता है उसको 180 डेज में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है और वो रिवर्सल विद इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ये चीज के हमने एक्सेप्शन देखे। एक्सेप्शन में अंदर एक चीज ये भी था कि अगर आपका आरसीएम के अंदर कोई ट्रांजैक्शन कवर्ड है तो उस केस में ये आपको लिमिट नहीं देखना है और आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है, सो अगर टैक्स ड्यू अंडर सेट ट्रांजैक्शन वाज पेड टू द गवर्नमेंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन द मंथ ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। सो आपने ट्रांजैक्शन जब किया था तब आपने आईटीसी ले लिया, मतलब मार्च मंथ में आईटीसी ले लिया, अब आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आरसीएम में कवर्ड है। क्लियर है, ये एडजस्टमेंट भी हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट और कोई चीज जो हमारा बचा हो, सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो हम मेरे को जो भी ट्रांजेक्शन देखे उसका टोटल कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा आईटीसी का लिस्ट था। आईटीसी में डेबिट नोट का आपको आईटीसी मिल जाएगा, सिल्कियान का आईटीसी मिल जाएगा, आर्बिटर ट्रिब्यूनल का मिल जाएगा और ये दोनों ही ट्रांजेक्शन आरसीएम में कवर्ड है। रॉ मटेरियल जो परचेज किया आईआरएन नंबर नहीं है इसलिए आईटीसी नहीं मिला है। ट्रक परचेज किया लेकिन आपने डेप्रिसिएशन के लिया इसलिए नहीं है, और ये 180 डेज का कैलकुलेशन इस पर नहीं लगता है। क्लियर है, सो टोटल आईटीसी मेरा कितना हो जाएगा, 81,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और 1,44,000 का आईजीएसटी। अब ये आईटीसी को मैं यूज करूंगा फॉर माय आउटवर्ड सप्लाई, जो भी मेरे को आउटपुट टैक्स पे करना है ना उसके लिए मैं सेट ऑफ करूंगा। सो देखो मेरा आउटपुट टैक्स कितना है सर, 5 ये अमाउंट दिया हुआ है 45 एंड 5,13,000। सो पहले आईजीएसटी का पूरा एग्जॉस्ट करूंगा, सीजीएसटी जितना रेस्पेक्टिव बैलेंस है वो पहले रेस्पेक्टिव बैलेंस यूज कर लिया और उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का जो भी बैलेंस बच जाता है तो पहले सीजीएसटी का यूज करोगे उसके बाद एसजीएसटी का यूज करोगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना जीएसटी पे करना है इन कैश। इसमें ऐड करना है जो भी मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी है। सो दो ही ट्रांजेक्शन थे वो भी अब ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा मिनिमम नेट जीएसटी पेबल फॉर सेट ऑफ। तो ये जीएसटी मुझे फाइनली पे करना रहेगा। समझा क्या आपको? अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाईज देखी, मेरा कितना आउटपुट टैक्स पेबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वो सारे ट्रांजेक्शन देखे। उसके बाद हम लेस करते हैं कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लेस करेंगे, उसमें ऐड करेंगे मेरा जो भी लायबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, और आईटीसी का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, किस पे आईटीसी मिलेगा किस पे नहीं मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब आपको जो है ग्रिप आ जाना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 62, मिस्टर दिनकर इज द ओनर ऑफ दिनकर एसोसिएट विच इज रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात। सो कहां पर रजिस्टर्ड है सर, गुजरात अहमदाबाद के अंदर। ही इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्टिंग द सेम आउटसाइड इंडिया। सो डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ही इज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो फेब्रुवरी मंथ का हमें यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। क्लियर है, सो पहले आउटवर्ड सप्लाई दिया है फिर इनवर्ड सप्लाई दिया है। हमें क्या निकालना है सर, हमें बोला है नेट जीएसटी पेबल इन कैश आपको निकालना है। सो आउटवर्ड सप्लाई निकालेंगे, उसमें से लेस करेंगे आईटीसी, फिर जो अमाउंट आएगा उसमें ऐड करेंगे जो भी मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी है। क्लियर है, सो रेट कितना दिया हुआ है, देखो रेट दिया हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी फॉर हायरिंग आउट ऑफ एक्सक्वेटर एंड डंपर्स आर 6%, 6% एंड 12%। ठीक है, और बाकी नॉर्मल अदर सप्लाईज पे कितना बोला है 9%, 9% एंड 18%। मिस्टर दिनकर हैज ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी दिया हुआ है सीजीएसटी 35,000 एंड एसजीएसटी 35,000। तो जब भी आईटीसी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस ले लेना है, फिर सारे एडजस्टमेंट को यहाँ पर 1 by 1 देखना रहेगा। नेक्स्ट बोला है all the inward supplies in respect of all inward supplies supplier have uploaded their invoice in respect of form GSTR 1 and हमारे GSTR 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। All the figures given are exclusive of GST wherever applicable
द अमाउंट्स गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन इन रुपीज हैव बीन अराइव्ड आफ्टर कन्वर्जन और मिस्टर दिनकर ऑलवेज मेक जीरो रेटेड सप्लाई अंडर बॉन्ड और एलयूटी। सो जो भी अगर कोई जीरो रेटेड सप्लाई है तो वो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी ही आपको कंसिडर करना है। क्लियर है? सो ये सारे नोट दिया हुआ था। अब इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई दोनों दिया है। शुरू करते हैं सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, ट्रांसफर द टेनेंसी राइट of a commercial complex taken on rent located in Vadodara for a tenancy premium of rupees 8 lakh to DB Morgan Limited of Ahmedabad, गुजरात। सो क्या कर रहे हैं? टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने सर्कुलर पढ़ा है, सर्कुलर नंबर 44, वो बात करता है अगर आप कोई टेनेंसी राइट ट्रांसफर कर रहे हो ना तो ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है और इवन तो आपने स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर होगा और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये 8 लाख रुपीस पे जीएसटी पे करेंगे। अब सर इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा है, तो देखो सप्लाई किया जा रहा है डीबी मॉर्गन को जो कि अहमदाबाद गुजरात में है और हम भी अहमदाबाद गुजरात के अंदर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा। तो 8 लाख रुपीस पे 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी। क्लियर है? रेट दिया हुआ है 9% का। सो 72,000 ईच आ जाएगा आपका, 72,000 ईच हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। क्लियर है? सर्कुलर नंबर 44/2018 सप्लाई ऑफ सर्विस है। नेक्स्ट, हायर कर रहे हैं, हायरिंग आउट ऑफ एक्सक्वेटर्स एंड डंपर्स अलोंग विद द ऑपरेटर। देखो एक्सक्वेटर एंड डंपर्स के साथ साथ ऑपरेटर्स भी हायर किए जा रहे हैं। सो हायरिंग चार्जेस कितना है सर? 10 लाख रुपीस का और सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेटर्स को कितना दे रहे हैं? 2 लाख रुपीस। ये क्या है सर? ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट किसका लगता है? जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? एक्सक्वेटर एंड डंपर्स को जो हायर किया जा रहा है, जो हायरिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई है। सो टोटल आपको जो है 10 लाख रुपीस प्लस 2 लाख, टोटल 12 लाख रुपीस पे आपको जो है प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाना है। सो प्रिंसिपल सप्लाई पे कितना रेट है? तो देखो दिया हुआ है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी फॉर हायरिंग आउट ऑफ एक्सक्वेटर कितना है? 6%, 6%, 12%। क्लियर है? सो इवन तो मैन पावर पे 99% का रेट है लेकिन हमें प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ही लेना है तो ये 6% एंड 6% का रेट ही आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। सो 12 लाख रुपीस पे हमें यहाँ पर देखो हायरिंग आउट कहाँ कर रहे हैं? कच्छ गुजरात के अंदर। सो हम भी गुजरात में ही है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सो 12 लाख रुपीस पे 6% ईच लगा देंगे तो 72,000 आपका ईच आ जाएगा। ये भी 72,000 ईच आ जाएगा। क्लियर है? तो 10 लाख रुपीस में ऐड किया 2 लाख रुपीस। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का ऑफ वैल्यू 35 लाख टू चौकसी लिमिटेड जामनगर। तो जामनगर में सप्लाई कर रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। 35 लाख में से बोल रहे हैं इंक्लूडिंग गुड्स वर्थ 10 लाख रुपीस सप्लाई टू एसईजेड यूनिट ऑफ चौकसी लिमिटेड इन गुजरात। तो ये 35 में से 10 लाख जो है वो एसईजेड को सप्लाई किया। अगर एसईजेड को सप्लाई किया तो वो तो विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी किया होगा तो उस केस में हमें जीएसटी नहीं लगेगा। सो 10 लाख रुपीस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाना है और बाकी का जो बचा हुआ है 25 लाख रुपीस पे आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। और सर रेट कितना रहेगा? तो देखो जामनगर में कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो हमें रेट ले लेना 9%। सो 9% ईच हो जाएगा 2,25,000 सीजीएसटी एंड 2,25,000 एसजीएसटी। क्लियर है? सो ये मेरा अमाउंट आ जाएगा और ये 10 लाख रुपीस पे नील हो जाएगा क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई है। ठीक है? और हमें क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सारी जीरो रेटेड सप्लाई जो है वो अंडर बॉन्ड और एलयूटी ही है। चलो सर नेक्स्ट, एग्री टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू मिस्टर कृष्णा ऑफ सूरत। कंसल्टेंसी सर्विस देने वाले हैं कृष्णा को जो कि सूरत में है, गुजरात के अंदर। ये एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। कंसिडरेशन कितना है? 6,80,000 का। एन एडवांस ऑफ रुपीज 1,50,000 वर रिसीव्ड फॉर द सेम ऑन 10th of February। एडवांस रिसीव हुआ है। सर क्या एडवांस पे जीएसटी आता है क्या? अगर आपको एडवांस रिसीव हुआ है अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ सर्विस तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई जब वो रिसीव हुआ वही हो जाता है। तो इस केस में क्या है? कंसल्टेंसी सर्विस है, सर्विस के अगेंस्ट एडवांस मिला है तो ये 1,50,000 पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो 1,50,000 पे सर रेट कितना लगेगा? तो देखो रेसिडेंट कहाँ है? गुजरात का है, हम भी गुजरात में ही है तो 9% ईच लग जाएगा। सो 13,500, 13,500 का सीजीएसटी एंड 13,500 एसजीएसटी हो जाएगा। क्लियर है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू जॉर्ज इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए, एफओबी वैल्यू दिया हुआ है। एक्सपोर्ट के केस में विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी होगा, अंडर बॉन्ड और एलयूटी है तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना है। नेक्स्ट, सेल कर रहे हैं हेवी प्रिंटिंग मशीनरी को जिसको परचेज किया जापान से फॉर 5,10,000 इन हाई सी टू धूमकेतु प्रिंटर्स मुंबई महाराष्ट्र ऑन 10th February। अब देखो अगर कोई हाई सी सेल ट्रांजैक्शन करते हो तो वो मेरा शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है और उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है? तो ये अमाउंट पे भी जीएसटी नहीं पे करना है। लास्ट क्या बोला है? सप्लाई कर रहे हैं टू तिमाही कॉर्पोरेशन चाइना फॉर 12 लाख रुपीज। तो ये एक जीरो यहां पर हटा देना
12 लाख रुपीज ही है। सो सप्लाई कितने पे कर रहे हैं? 12 लाख रुपीज पे। दिस गुड्स वर परचेज फॉर 10 लाख रुपीज फ्रॉम जेमसन कॉर्पोरेशन जापान ऑन 5th February एंड वर सप्लाइड इन चाइना विदाउट ब्रिंगिंग देम इन टू इंडिया। गुड्स एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री में सेल कर दिया और इंडिया में लेकर के नहीं आए तो वो नेगेटिव लिस्ट में कवर है, शेड्यूल 3 का आइटम है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये मेरा आउटवर्ड सप्लाई सारे हो गए। तो सबको टोटल कर दो। टेनेंसी राइट हो गया, एक्सक्वेटर हो गया और ये चौकसी लिमिटेड वाला हो गया। क्लियर है? बाकी सारा नील हो जाएगा। तो ये सारा नील हो जाएगा। टोटल करोगे, टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा आपका 3,82,500 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये मेरा टोटल आउटपुट टैक्स आ गया। अब इसमें से मुझे लेस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो आईटीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आईटीसी की कैलकुलेशन शुरू करने से पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सो ओपनिंग बैलेंस लिख दो पहले, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 35,000 ईच। सो ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है। उसमें फिर ऐड करेंगे 1 by 1 एडजस्टमेंट जो भी इनवर्ट सप्लाईज है। फर्स्ट क्या बोला है? गुड्स एक्सपोर्टेड टू जॉर्ज इनकॉर्पोरेशन यूएसए वर परचेज बाय मिस्टर दिनकर एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाता है, इवन दो आपने कंसेशनल रेट पे जीएसटी पे किया है। सो 7 लाख रुपीज पे परचेज किए हैं तो उस पर 0.1% का रेट लगा होगा। तो 7 लाख पे 0.1% लगाओगे कितना आएगा? 700 रुपीज। सो 700 रुपीज का जीएसटी पे किया है, उसका आईटीसी हमें मिल जाएगा। क्लियर है? और ये मैन्युफैक्चरर कहाँ का है? बेंगलुरु कर्नाटका का। हम कहां पर है सर? हम अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। सो ये इंटर स्टेट सप्लाई है। सो 700 का आईजीएसटी मुझे यहां पर मिल जाएगा क्रेडिट। क्लियर है? सो 700 का आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा और ये पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। हेवी प्रिंटिंग मशीनरी सोल्ड इन हाई सी टू धूमकेतु प्रिंटर्स वर ओरिजिनली इंपोर्टेड बाय मिस्टर दिनकर फ्रॉम जापान ऑन 2nd February। सीएफ दिया हुआ है, एफओबी दिया हुआ है। अब देखो ये मशीनरी खरीदी लेकिन हमने हाई सी सेल में कर दिया तो ये तो नेगेटिव लिस्ट में खबर है, तो इसके इसका हमारा कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको ऑलरेडी सेल कर चुके हैं हाई सी के अंदर। नेक्स्ट, मिस्टर दिनकर पेड अ सेल्स कमीशन ऑफ ₹5 लाख टू मिस्टर केंजो ऑफ जापान एज हिज एजेंट इन कनेक्शन विद ऑल द इंपोर्ट्स फ्रॉम जापान। सो 5 लाख रुपए का कमीशन दिया है और एजेंट को दिया है। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, एजेंट जो है वो ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करा रहा है। ये एक तरह का इंटरमीडियरी है मिस्टर केंजो जो कि जापान में, ये ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करा रहा है। और इंटरमीडियरी के केस में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दिखा है सर? सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8। क्यों 13 क्यों लगाया सर? क्योंकि एक पार्टी आउटसाइड इंडिया है और हम इंडिया के अंदर है। सो 13 लगेगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 बोलता है इंटरमीडियरी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां का है सर? सप्लायर जो है वो जापान का है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई भी जापान में, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी जापान में, तो ये हमारा जो है इस पर आईटीसी नहीं लगेगा, इस पर जीएसटी चार्ज ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये अमाउंट पे हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। सो ये फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं रहेंगे। क्लियर है? चलो सर 4th पॉइंट देखते हैं। इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल फ्रॉम इटली अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। सीआईएफ वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम इज 2 लाख रुपीज एज ओशन फ्रेट पेड बाय द एक्सपोर्टर ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू वेसल। सो इतना फ्रेट पे किया 2 लाख रुपीज का। द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ आईजीएसटी वर्कआउट बाय द कस्टम इज ₹9 लाख। सो कस्टम्स वैल्यू, कस्टम्स पर्पस से वैल्यू कितना है सर? 9 लाख रुपीज का। तो हमारे लिए यही रेलेवेंट है। एक होता है वैल्यू आपका सीआईएफ वैल्यू जो आपका असेसेबल वैल्यू होता है, उसमें हम ऐड करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें ऐड करते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर टोटल करते हैं। जो वैल्यू आता है हमारा वैल्यू एज पर कस्टम्स, उसमें हम लगाते हैं आईजीएसटी का, आपको जीएसटी लगाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम्स का वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख रुपीज। सो इस पर हमें रेट लगाना है। सो रेट किसका लगेगा सर? आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई है। सो आईजीएसटी का रेट कितना है? 18%। सो ये 9 लाख रुपीज पे 18% का रेट लगाएंगे, 1,62,000 आएगा। और ये मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी कवर हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, सो हमें आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा 1,62,000 का। क्लियर है? सो ये देखो 1,62,000 आईजीएसटी आपका हो जाएगा। क्लियर है सर? चलो, और इसका ये आरसीएम का जब लायबिलिटी निकालोगे ना तो ये देखो इंपोर्ट कर रहे रॉ मटेरियल 9 लाख और ये 1,62,000, ये आपको आरसीएम का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, परचेज किया है रॉ कॉटन। सर कॉटन की बात हो रही है, ये हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में गुड्स का जो लिस्ट देखा था ना उसमें कवर्ड था। सो रॉ मटेरियल रॉ कॉटन परचेज कर रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स फॉर ₹12 लाख फ्रॉम मिस्टर पूनावाला एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ कच्छ गुजरात। सो एग्रीकल्चरिस्ट अगर सर्विस दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन विल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
सो ये 12 लाख रुपए पे हमें आरसीएम यहाँ पर लग जाएगा। सो 12 लाख रुपीज पे पहली चीज इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो देखो एग्रीकल्चरिस्ट कहाँ का है, गुजरात का, और हम कहाँ हैं, हम भी गुजरात में हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। सो रेट कितना लगेगा 12 लाख रुपीज पे 9% ईच, सो 1,08,000 आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हो जाएगा। तो ये आरसीएम में पे करना पड़ेगा और आईटीसी भी आपको मिल जाएगा। सो आरसीएम में 1,08,000 ईच हो जाएगा और इसका आप आईटीसी भी ले सकते हो। तो ये आईटीसी यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया, मंथली रेंट पे कर रहे हैं 35 लाख का, पेबल टू धर्म लिमिटेड गुजरात फॉर द रिटेल आउटलेट। सो रिटेल आउटलेट यहां पर रेंट पे लिया है और उसका रेंट पे कर रहे हैं 35 लाख रुपए। अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है इन अहमदाबाद गुजरात। सो प्रॉपर्टी गुजरात में ही है, हम भी गुजरात में ही, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल इज यूज बाय मिस्टर दिनकर फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस। सो अगर पर्सनल पर्पस से यूज करते हो तो आईटीसी नहीं मिलता है। मतलब इस 35 लाख का जो मंथली रेंट है उसका 2/3 ही हमारे लिए एलिजिबल होगा। सो 35 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 3 से, 2/3 करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगा ना उस पर आपको रेट लगाना है 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। क्लियर है? तो इसका हम 9% निकालेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2,10,000। सो 2,10,000 सीजीएसटी एंड 2,10,000 एसजीएसटी का आईटीसी आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? सो 2,10,000 का यहां पर हो जाएगा। 35 लाख रुपीज पे 9% लगाया और 2/3 किया, क्योंकि 1/3 पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो 2/3 जो है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने पूरा आईटीसी का कैलकुलेशन करोगे। सो ये सारा आईटीसी का कैलकुलेशन हमने देखा, सबको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा कितना टोटल आईटीसी अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये मेरे पास टोटल आईटीसी आ गया, इसको मैं यूज करूंगा फॉर माई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। सो जो आईटीसी मेरा आया, पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करूंगा, क्योंकि देखो आईजीएसटी का लाइबिलिटी कुछ नहीं है, लेकिन आपको पास आईजीएसटी का क्रेडिट है तो पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना है। इक्वली यूज किया है, कोई और प्रोपोर्शन में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का आपको रेस्पेक्टिवली यहाँ पर आईटीसी यूज करना रहेगा। सो ये मेरा नेट पेमेंट कितना आ रहा है, नील आ रहा है, नेट जीएसटी पेबल नील आ गया। उसमें ऐड क्या करेंगे, जो भी मेरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाइबिलिटी है सो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा टोटल नेट जीएसटी पेबल इन कैश 1,08,000 सीजीएसटी एंड 1,08,000 एसजीएसटी और 1,62,000 जो है आपका आईजीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है सर? सो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आंसर में देखो किस तरह से प्रेजेंट किया है, पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाला, ठीक है। सो ये सारे ट्रांजेक्शन देखे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगा, उसमें से लेस करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो नेट जीएसटी आता है उसमें ऐड करते हैं हमारा जो भी लाइबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है? चलो सर, तो यहां पर हमारा आईटीसी का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। 62 क्वेश्चन जो है टोटल इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़े हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें से मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क किए हुए हैं, आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं आपको जो है उन सब का प्रैक्टिस करना है। सर मैंने एक बार आपको समझा दिया है अच्छे से, हर एक एडजस्टमेंट को हमने डिटेल में समझा है, अलॉन्ग विद नोट्स के साथ रेफर करके समझा है। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ देख लेने से, वीडियो देख लेने से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। सो एक भी चीज अगर आप भूल गए, एक एडजस्टमेंट भी मिस हुआ ना, तो आपका आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए हर एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो है हर एक एडजस्टमेंट तभी चीजें ध्यान आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, खुद लिख करके ट्राई करोगे, तो आपको जो है गलती है जितनी हो रही है वो आपके प्रैक्टिस में ही हो जाएगी और एग्जाम में गलती नहीं होगी। सो एग्जाम में शॉक से बचना है तो अभी जो है आप प्रैक्टिस करो। क्लियर है? सो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं वो एटलीस्ट आपको लिख करके सॉल्व करना रहेगा। क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।